हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 370 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर दे। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर लिनफेंग को देखा था, लिनफेंग वहां से टैंग यूई के साथ जाने लगता है, पर अचानक से यूमो उसके पीछे आता है। यूमो लिनफेंग से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा नहीं होगे, पर देखो ये अभी तक तुम यहाँ पे जिंदा हो। खैर, अब तुम जबकि यहाँ पे हो तो तुम्हारे पास बहुत सी कल्टिवेशन सीड है जो कि मैं यहाँ पे तुमसे छीनने वाला हूँ। देखो, तो यहाँ पे इंतजार ही नहीं हो रहा। और वैसे हाँ, यहाँ पे सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसको यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी कल्टिवेशन को छीनने के लिए, कल्टिवेशन सीड को छीनने के लिए। लिनफेंग यहाँ पे सोच रहा होता है यूमो ने ठीक है, यूमो ही अकेला नहीं है जो कि यहाँ पे मेरे कल्टीवेशन सीट को छीनना चाहता है, बल्कि यहाँ पे और भी कल्टीवेटर है जो कि जमीन पे है, जिनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है। वो सभी लोगों को यहाँ पे मेरे ऊपर नजर बनाए रखे हैं। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो मेरे पे हमला करके मेरी कल्टीवेशन सीट को छीन लेंगे। चिल्लाते हुए सभी से कहता है, तुम सभी लोग जो कि सोच रहे हो जिनको मेरी कल्टीवेशन सीट चाहिए, तो तुमको कल्टीवेशन सीट क्या घंटा नहीं मिलने वाला। तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे कौन होते हो हमको बताने वाले कि हमें यहाँ से जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। भला हम तेरी बातों को क्यों सुने, मरेगा तो सिर्फ हमारे हाथ से मरेगा और हम तेरे सारे कल्टीवेशन सीट को छीनने वाले हैं। 15 के 15 हमारे कल्टीवेशन सीट होने वाले हैं। तो आज मरेगा तो हमारे हाथ मरेगा, ऐसे बंदा करके कह रहा होता है। वो यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब ये लोग आपस में फाइट करेंगे और भी ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। जब जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर है कि मैं कल्टीवेशन सीट को हासिल कर पाऊंगा। जितने ज्यादा लोग आसपास होंगे तो मैं सभी को मार के उनकी कल्टीवेशन सीट को हासिल कर लूंगा। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आया था और वो दिखाने लगता है अपनी पावर, और यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है जो कि बुद्धा टाइप की पावर होती है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने के बाद एक टेक्निक करता है जिसका नाम द बुद्धा सील होता है, 1000 बुद्धा सील। और फिर वो यहाँ पे कुछ कहता है, इसके साथ दिखाते हैं जब लिनफेंग ऐसा कुछ कहता है दिखाते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। लिनफेंग की जो 1000 बुद्धा पाम जो उसका बना होता है, जो कि उसने पावर के साथ बनाया होता है, जो बड़ा सा पाम होता है एनर्जी से बना हुआ, वो सभी की तरफ गिरता है। वो जमीन पे गिरा होता है जहाँ पे नॉर्मल वो बाकी कल्टीवेटर खड़े हुए होते हैं जो कि यहाँ पे लिनफेंग की कल्टीवेशन को छीनने के लिए आए होते हैं। लिनफेंग सभी पे अपनी पाम से हमला करता है। बुद्धा 1000 बुद्धा सील का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अपनी पाम से हमला करता है। लिनफेंग चारों तरफ अपनी जो पाम होती है उसको फेंक रहा होता है और सभी लोग वहाँ पे गिरे होते हैं, मर रहे होते हैं, मर नहीं रहे होते, वो सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जब लिनफेंग अपनी पाम से सभी लोगों के ऊपर हमला करता है तो लोग वहाँ पे गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जबकि लिनफेंग यहाँ पे टैंग यूई की तरफ देखता है और कहता है यूई यहाँ पे तुम्हें को संभालना होगा और तुम्हें को यहाँ पे आगे देखना होगा, तो सभी को मार डालो। जबकि यूई पहले तो हैरान होती है, फिर वो समझ जाती है, फिर वो लिनफेंग को यहाँ पे थैंक यू करती है और कहती है कि तुम्हारे शुक्रिया लिनफेंग। टैंग यूई कहती है लिनफेंग बहुत ज्यादा समझदार है, वो यहाँ पे जानता है कि मैं इन सभी लोगों को एक साथ तो नहीं हरा सकती, इसने बाकी के लोगों को कमजोर कर दिया और मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया। मैं सभी लोगों को मार के उनके कल्टीवेशन सीट को हासिल कर पाऊंगी, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी की बात हो जाएगी। टैंग यूई अपनी पावर्स को रिलीज करके सबको वहाँ पे मारने लगती है। हर एक बंदा जो कि यहाँ पे टैंग यूई की पावर के सामने आता है वो सभी बंदे मरते जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग लिनफेंग के हमले से जख्मी होते हैं। तो इस वजह से टैंग यूई जब उन पे हमला करते हैं वो एक बार में मर जाते हैं। और उनमें से कुछ लोग तो वहाँ पे कह रहे होते हैं कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, ये तो हमें मार डालेंगे। कहते टैंग यूई ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, क्योंकि लिनफेंग ने अपनी पाम के साथ इतने सारे लोगों को जख्मी किया होता है, जिसकी वजह से जो टैंग यूई होती है जब सभी लोगों पे हमला करती है सभी लोग वहाँ पे कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा मर जाते हैं और सभी कल्टीवेशन सीट जो होते हैं हमारे टैंग यूई के पास आ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो वहाँ पे भाग जाते हैं। और हमारा जो यूमो होता है वो सोच रहा होता है ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है, इसने अपने कंपेनियन को यहाँ पे हेल्प की, यहाँ पे अपने कंपेनियन की हेल्प की। इसने सबसे पहले ये किया कि इसने सभी लोग जो कि यहाँ पे कल्टीवेटर थे जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे वो बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, वो भी अपनी टेक्निक के साथ। जब वो लोग सारे लोग कम्प्लीटली यहाँ पे वो हो गए, यानी हर्ट हो चुके और कमजोर हो गए थे, तब इसने अपने कंपेनियन को यहाँ पे इशारा किया और इसके कंपेनियन ने आगे बढ़ के सभी लोगों को मार दिया और उनकी कल्टीवेशन सीट को छीन लिया। तो बस मुस्कुराते हुए कहता है कि इतना ही बुरा नहीं है। और फिर लिनफेंग से कहता है 15 10 25 तो ठीक है, अब ये कल्टीवेशन सीट मेरे होने वाले हैं। और यूमो जो होता है अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है। अब वो यहाँ पे सारे कल्टीवेशन सीट को छीनने वाला है लिनफेंग से और यहाँ पे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। यहाँ पे फाइट शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि ये सारे लोग मेरे होने वाले हैं, सारे कल्टीवेशन सीट मेरे होने वाले हैं। लिनफेंग मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो यूमो होता है वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लिनफेंग की आंखों के सामने आ जाता है, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, जबकि लिनफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लिनफेंग बहुत ज्यादा हैरान होकर वहां से जल्दी से पीछे हटता है, जबकि यूमो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं तो तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है क्या, तुम यहाँ से पीछे भागने वाले हो। लिनफेंग वहां से पीछे की तरफ हट रहा होता है, पर यूमो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो स्पेस के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, जिससे लिनफेंग कहता है ये स्पेस के साथ क्या हुआ। या फिर ऐसा बोल सकते हो जो यूमो होता है वो यहाँ पे विंड टाइप की कुछ पावर्स को रिलीज करता है, वो विंड को कंट्रोल कर रहा होता है। यूमो विंड को कंट्रोल करते हुए लिनफेंग को अपनी तरफ खींचने लगता है और कहता है चलो अब मेरे जल्दी से करीब आ जाओ, मेरे 15 कल्टीवेशन सीट तुम्हें मेरे पास आना होगा, चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा करके कहता है। और लिनफेंग पता नहीं ये क्यों कह रहा होता है। वो लिनफेंग फिर से वही बात करता है कि गोल्डन बॉडी मॉर्टल। तो लिनफेंग ऐसे कहता है तो उसकी अगेन बुद्धा जो टाइप की पावर होती है वो वापस से रिलीज होती है और जब रिलीज होती है तो लिनफेंग की पावर और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि यूमो अपनी विंड की पावर को रिलीज करते हुए लिनफेंग को अपनी तरफ वापस से खींचने लगता
लगता है जैसे कि उसने पहले खींचा था। तो यूमो उसको जब खींच रहा होता है लिनफेंग को अपनी तरफ, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, तभी लिनफेंग फिर से उसकी तरफ खींचा आने लगता है, यानी लिनफेंग खुद से उसके पास जाने लगता है, वो भी बड़ी मतलब स्पीड के साथ। अब आप मान लो कोई बंदा आपको तेजी से खींच रहा है, तभी जो जिसको आप खींच रहे हो वो भी आपकी तरफ आ जाए तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आता है। तो लिनफेंग भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लिनफेंग बहुत ज्यादा तेजी के साथ यूमो की तरफ आता है। लिनफेंग जब यूमो की तरफ बड़ी स्पीड के साथ आता है तो दिखाते हैं जो लिनफेंग होता है वो अपनी बुद्धा टाइप की पावर को रिलीज करता है, अपना जो बुद्धा पाम होता है वो हमला करता है यूमो के ऊपर। यूमो के पास तो मैं अभी विंड टाइप की पावर कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यूमो अभी क्या टाइप की पावर को रिलीज कर रहा है, पर मैं यूमो को यहाँ पे बता रहा हूँ कि यूमो यहाँ पे विंड टाइप की पावर को रिलीज कर रहा है। यूमो अपनी विंड की पावर को रिलीज करते वहाँ पे एक शील्ड बना देता है और लिनफेंग के पाम को वहाँ पे ब्लॉक करता है। दोनों के हमले वहाँ पे क्रैक हो जाते हैं, यानी लिनफेंग की पाम भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, यूमो की शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है जो विंड से बनाई होती है, जबकि लिनफेंग यहाँ पे पावर लगा रहा होता है। दोनों की जो पाम होते हैं वो साथ ही आपस में टच हो जाते हैं और टकरा जाते हैं, और टच होने के बावजूद भी वो लोग अभी भी पावर को रिलीज करते हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो लिनफेंग यहाँ पे एक टेक्निक को यूज करता है, वो यहाँ पे अपनी फायर को रिलीज करता है, वो अपने जो हाथ होता है अपने राइट हैंड होता है उसको यहाँ पे अपनी फायर को रिलीज करता है, यूमो के ऊपर में फायर से अटैक करता है। तो वो थोड़ा सा हैरान होता है और फिर वो लिनफेंग से यहाँ पे जो लिनफेंग होता है फिर वो यहाँ पे अपने जो फायर होती है उसको अपने पाम के जरिए यूमो के ऊपर थोड़ा सा फेंक देता है। लिनफेंग जो होता है वो तभी वहां से पीछे की तरफ हट जाता है, जबकि जो यूमो होता है वो उसके हाथ पे जो होती है लिनफेंग की फायर लग चुकी होती है, यूमो अपने उसी फायर के देख रहा होता है, मतलब लिनफेंग की फायर को देख रहा होता है। जो यूमो होता है वो लिनफेंग की फायर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है ये फायर को मैं खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही, ये फायर तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये ऐसी फायर पता नहीं इस लड़के के पास कैसे आ सकती है। पर जो यूमो होता है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो लिनफेंग की फायर को भी यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डिस्ट्रॉय करता है लिनफेंग की फायर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूमो जो होता है जब वो लिनफेंग की फायर को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्पेयर कर देता है तो वो लिनफेंग से हंसते हुए कह देता है अच्छा ये थी तुम्हारी फायर तो बहुत ज्यादा कमजोर थी, जबकि यूमो को मन में पता होता है कि ये फायर जो लिनफेंग की थी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट वो लिनफेंग से कहता है कि ये फायर जो तुमने अभी रिलीज की मेरे हाथ में बहुत ज्यादा कमजोर थी। लिनफेंग कहता है मैंने यहाँ पे 6300 बुद्धास और डीमन की पावर को यहाँ पे रिलीज करते उसके अपने ऊपर मतलब उसके ऊपर पूरी तरह से अपनी पाम से हमला किया। देखो मैंने जितनी हो सकी उतनी ज्यादा पावर से अपनी पाम बना के हमला किया वो बुद्धा और डीमन की पाम से, बट उस बंदे को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसका ठीक से कपड़ा भी नहीं फटा। साथ ही जो मैंने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को भी यहाँ पे रिलीज किया था वो भी यहाँ पे पूरी तरह से शैटर्ड हो चुकी है, मेरे को लगा था वो भी यहाँ पे मेरा साथ दे सकती है बट नहीं, उसने मेरे यहाँ पे साथ नहीं दिया, पूरी तरह से शैटर्ड हो चुकी है। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरी पाम भी यहाँ पे जो मैंने पाम यहाँ पे बना के यूमो के ऊपर हमला किया था, यूमो के एक ही अटैक के साथ उसने यहाँ पे मेरी पूरी पाम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरी फायर भी यूमो को कुछ बिगाड़ नहीं पाई। यूमो ने जो अभी अभी अटैक जो मेरे ऊपर किया वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर मेरे पास ये बुद्धा डीमन की पाम नहीं होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। यूमो की पावर बहुत ज्यादा है, पता नहीं यूमो ने ऐसा क्या किया, पर मेरी जो बुद्धा एंड डीमन की पावर थी जो कि यहाँ पे मैंने यूमो के ऊपर यूज की वो यूमो ने कंज्यूम कर लिया, अपने अंदर कंज्यूम कर ली, जो कि मैंने यहाँ पे यूमो के ऊपर हमला किया। इन पे मन में सोच रहा होता है जो यूमो है असल में कैंगटियन ब्लड एम्परर के साथ आया था। कैंगटियन ब्लड एम्परर और यूमो ये दोनों साथ है इस नई कॉम्पिटिशन को हिस्सा लेने के लिए, वो भी अपने कैंगटियन एम्पायर से। मेरे को तो समझ नहीं आ रही आखिर यूमो की पावर इतनी ज्यादा है तो कैंगटियन एम्परर जो कि यूमो से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी पावर कितनी होगी, तो समझ नहीं आ रही कि वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा, कितना ज्यादा भयानक और खतरनाक होगा। जो यूमो होता है वो लिनफेंग से कहता है कि तुमने जो हमला मेरे ऊपर अपनी वो जो बुद्धा जो ये पाम बना के हमला किया तो पाम और तुमने पावर मेरे ऊपर रिलीज की वो बहुत ज्यादा थी। हाँ माना कि तुमने बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करके मेरे ऊपर अपनी पाम से हमला किया, पर तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा हो रही थी कि तुम उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे इसके आगे की कहानी को। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 371 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारे लिनफेंग को जिसकी यूमो के साथ फाइट हो रही रहती है। लिनफेंग यहाँ पे अपनी फ्लेम को रिलीज करता है और साथ ही यूमो के ऊपर उसको छोड़ देता है। यूमो के हाथ में वो थोड़ी सी फ्लेम लग जाती है जो कि कभी बुझ नहीं पाती, पर यूमो यहाँ पे जब डिस्ट्रॉय किया था तो वो फ्लेम वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। कि लिनफेंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे अपनी बुद्धा पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, करीब बहुत ज्यादा, बट यूमो ने यहाँ पे अपनी जो विंड पावर का यूज करते हुए यहाँ पे मेरी जो बुद्धा पावर है उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से शैटर कर दिया। यूमो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पर्सन है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी आधी से ज्यादा पावर भी उसने यहाँ पे कंज्यूम कर ली थी बुद्धा और डीमन की, क्योंकि ये कैंगटियन ब्लड एम्पर के साथ आया था तो इसको यहाँ पे हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बंदा कैंगटियन ब्लड एम्पर के साथ है, यानी कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरे को तो समझ नहीं आ रही आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है तो कैंगटियन ब्लड एम्पर जो कि कैंगटियन एम्पायर से वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, वो तो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। जबकि हमारे यूमो हंसते हुए लिनफेंग से कहता
है कि लिन फेंग तुमने जो मेरे पे वार किया वो उस फार्म के साथ वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तुमने जो हमला किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट शायद तुम अपनी जो पावर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा थी, इस वजह से तुम उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए। पर लिन फेंग तो उसकी बात को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो बुद्धा डीमन की जो ऑरा होता है उसको यहाँ पे रिलीज करता है। कैंग चैन ब्लड एम्परर भी हैरान होता है, सॉरी यूमो हैरान हो जाता है और कहता है मन में वो ये आखिर चल क्या रहा है, ये यहाँ पे अपनी ये ब्लैक एंड गोल्डन टाइप की ऑरा को यहाँ पे कैसे रिलीज कर पा रहा है, आखिर ये है क्या। लिन फेंग होता है बुद्धा डीमन की पावर को यहाँ पे रिलीज कर रहा होता है और कहता है कि ये है बुद्धा और डीमन की पावर जो कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और वो यहाँ पे जो होता है एक अजीब सी पावर को रिलीज करता है, एक एनर्जी टाइप को रिलीज करता है लिन फेंग, जिससे वहाँ पे जो बुद्धा एंड डीमन होती है उनका फेस बन जाता है। यूमो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है ये तो बिल्कुल बुद्धा एंड डीमन है। यूमो फिर हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, चलो देखते हैं क्या इसमें कितनी पावर है। यूमो भी जो होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है चल ठीक है चलो देखते हैं। वो लिन फेंग के बहुत ज्यादा करीब आने लगता है। जब ये लिन फेंग वहाँ पे स्टिल खड़ा हुआ अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है बुद्धा एंड डीमन की, फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है बुद्धा डीमन हॉल। अब 1000 बुद्धा हॉल कह सकते हो, मैंने गलत बोल दिया, 1000 बुद्धा हॉल्स कहता है लिन फेंग। तो ऐसे कहता है तो वहाँ पे इतनी सारी पाम बन जाती है लिन फेंग की। वो बुद्धा वाली जो आपने देखा था वो रिलीज किया था लिन फेंग ने, उसकी बहुत ज्यादा मतलब टाइप की पावर रिलीज होती है। जो हमारा यूमो होता है वो वहाँ पे एक हेक्साग्राम बनाता है और अपनी पावर से वहाँ पे एक बड़ा सा हेक्साग्राम बनाता है। तो फिर आप कह सकते हो यूमो एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाता है और लिन फेंग की जो पाम होती है उसके सामने करता है। जो लिन फेंग की बुद्धा डीमन वाली पाम रहती है जब वो यूमो की तरफ आगे बढ़ रही होती है कि तभी जो हमारा यूमो होता है वो अपने हेक्साग्राम फॉर्मेशन से आगे बढ़ता है। और उस हेक्साग्राम की वजह से वो फॉर्मेशन की वजह से जो लिन फेंग की पाम है उसमें जितने भी फ्लॉज वगैरह उनको देख सकता है बड़ी आसानी से, और लिन फेंग की जो फार्म है उसको यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो वो हमारा यूमो होता है वो यहाँ पे अपने हेक्साग्राम फॉर्मेशन की वजह से आगे बढ़ता है और साथ ही लिन फेंग की जो पाम होती है उसमें बहुत सारे फ्लॉज को देख लेता है और यहाँ पे उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही लिन फेंग को जो होता है अपनी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करता है और यहाँ पे अपनी फॉर्मेशन के अंदर लाके लिन फेंग को वहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप करने लगता है। फॉर्मेशन के अंदर से वहाँ पे बहुत ज्यादा टेंटिकल निकलते हैं जो कि लिन फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा टाइट से। टैंग भी जब ये सब देखते तो वो कहते हैं तो अच्छा नहीं है, लिन फेंग को यहाँ पे पकड़ लिया गया है वरना ऐसे चलता रहा तो लिन फेंग की बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। टैंग भी यहाँ पे आगे बढ़ती है लिन फेंग की जान को बचाने के लिए, पर यहाँ पे जो हमारे वो होता है यानी हमारे यूमो उसको देख लेता है और कहता है तो टैंग होती है वो आगे तरफ बढ़ रही होती है और कहती है ड्राई शेडो, और फिर वो यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करती है। और ड्राई शेडो टेक्निक हमने शायद पहले भी देखी होगी या तो इसका नाम मैंने गलत ले लिया होगा, बट हाँ ये बहुत ज्यादा क्लोन को बना लेती है हमारी टैंगियो। जबकि हमारा जो यूमो होता है वो ऐसे ही तो शांत नहीं बैठने वाला, तो वो भी यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं हमारी टैंगियो के ऊपर हमला करता है, वो भी अपने हेक्साग्राम फॉर्मेशन के साथ, जिससे वो उसके जितनी फ्लॉज है वो देख के उसकी फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दे। कि टैंगियो जो होती है लिन फेंग से कहती है लिन फेंग यही समय है। जो लिन फेंग होता है वो यहाँ पे थोड़ी सी पावर लगाता है जिससे वो जो टेंटिकल होते हैं वहीं पे टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ध्यान यूमो का तो टैंगियो के ऊपर है, तो इस वजह से वो अपने लिन फेंग पे जो टेंटिकल से लिन फेंग पे जो हमला किया है उसको वो देख नहीं पा रहा है, ना उसमें ज्यादा पावर नहीं लगा पा रहा है क्योंकि वो उसका पूरा ध्यान टैंगियो पे था। तो इस वजह से लिन फेंग यहाँ पे कुछ पावर लगा के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लिन फेंग वहां से जाने लगता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूमो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि जो यूमो होता है वो भी देख लेता है कि लिन फेंग ने उसकी फॉर्मेशन को तोड़ दिया और वो यहाँ से भागने लगा है, और यहाँ पे वो कहता है कि तू यहाँ से नहीं भाग सकता लिन फेंग कमीने। जबकि लिन फेंग यहाँ पे टैंगियो से कहता है कि यूयो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतना ही काफी था। जबकि हमारा जो वो होता है यानी हमारे यूमो वो कहता है कि ये जो लड़की है इसकी जो पावर है ये ड्राई ब्लड ड्राई शेडो, इससे वो जो अपने क्लोन बना रही है इससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके बहुत सारे क्लोन है, मैं इसको ऐसे तो नहीं संभाल पाऊंगा। जबकि यहाँ पे लिन फेंग वहां से चला जाता है और कहता है टैंगियो से कि टैंगियो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। टैंगियो होती है वो यहाँ पे जितनी भी वो फाइट करी होती है यानी यूमो से जितनी फाइट करी होती है वो सारे अपने क्लोन से फाइट करी होती है और वो वहां से एक जगह देख के भाग जाती है। यानी टैंगियो और लिन फेंग दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब यूमो की पकड़ से निकल चुके हैं। यूमो यहाँ पे वैसी अपने 15 कल्टीवेशन सीड्स के यहाँ पे सपने भी देखता ही रह गया, बट उसके हाथ कुछ भी नहीं आता, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है लिन फेंग कमीने इस बार तो तू बच गया, अगली बार मिला तो तेरे कल्टीवेशन सीड मेरे होकर रहेंगे। नेक्स्ट सीन दिखा दे स्वॉर्ड टेम्पल का, जो कि स्वॉर्ड टेम्पल का रहता है जिसमें शायद हमारा लिन फेंग होता है, और हाँ बिल्कुल उसमें लिन फेंग ही होता है। लिन फेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है बिल्कुल भी स्काई नहीं, सॉरी मतलब लिन फेंग यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस जैसा है। लिन फेंग कहता है ये तो, और उसके अचानक से सामने एक स्वॉर्ड आगे गिरती है जो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ी होती है साइज में। जबकि लिन फेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, इससे वाई मार्शल आर्ट्स के बिना तो कुछ है नहीं, बस एक स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है, पर ये तलवार यहाँ क्या करी है जमीन के अंदर। नेक्स्ट सीन बाहर का होता है वो क्लिफ के ऊपर जहाँ पे हमारे वो जो होते हैं वही यानी ओल्ड मास्टर जो कि यहाँ पे सबको होस्ट कर रहे रहते हैं, बट फिर से मैं इनका नाम भूल गया यार। तो जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो यहाँ पे मन में सोच रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे पूरी जगह हिलना क्यों चालू हो गई है। फिर से फॉलन डीमन एक बार फिर से यहाँ पे हिलना
चलना चालू हो गया है और देख के ऐसा लगता है जैसे फिर से किसी ने अल्टीमेट डिवाइन फोर्स को फिर से ओपन कर दिया, वो भी थर्ड टेम्पल के। और फॉलन डीमन राम को जो मिशन सबको दिया गया था वो भी यहाँ पे एंड होने की कगार पे है, बहुत जल्द वो एंड हो जाएगा। और मैं नहीं जानता कि कौन से तीन लोगों को यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस तीसरे टेम्पल में जाने की। और फिर वो थोड़ी धीरे से आवाज में कहते हैं, अब लगता है जैसे ये फर्स्ट राउंड स्नोई कंपटीशन का फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म होता है। फिर से नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वही फॉलन डीमन राम का, जहाँ से अचानक से सारी चीजें गायब हो जाती है, पेड़ पौधे सब कुछ वहाँ पे से गायब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन जगह होती है, यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, जबकि क्लिफ भी होती है वहाँ पे हमारे वो ओल्ड मास्टर खड़े होते हैं और उनके साथ जितने फैमिली मेंबर वगैरह रहते हैं वो खड़े होते हैं। जो कल्टीवेटर जो कि वो खुली सी जगह पे खड़े हुए रहते हैं, उसमें से एक कल्टीवेटर कहता है आखिर ये हुआ क्या, सारी चीजें कहाँ चली गई, वो पेड़ वगैरह सारी चीजें तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर वहाँ पे एक दूसरा बंदा कहता है कि देख के लगता है जैसे जो स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड था वो खत्म होने की कगार पे, वो खत्म होने वाला है, कि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हैं, सिर्फ 60 या 70 लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। फिर अचानक से जो हमारे वो होती है यानी ओल्ड मास्टर, वो यहाँ पे चिल्लाते हुए क्लिफ के ऊपर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस बहुत हुआ, सभी को यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड यहाँ पे खत्म होता है। तो अब सभी को यहाँ पे किसी को भी मारने की या फाइटिंग करने की कोई इजाजत नहीं है। वो बोलते हैं कि अब लड़ना बंद करो। जो टेम्पल थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और तुम्हारी जो आईब्रो थी उनके बीच में जो तुम्हारे कल्टीवेशन सीड या स्टारलाइट पॉइंट आप कह सकते हो वो थे, वो भी यहाँ पे जा चुके हैं। तो अब फाइटिंग करने का कोई भी और रास्ता कोई भी और मतलब नहीं बनता, तो तुम्हें यहाँ पे फाइटिंग को रोक देना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है यही फैमिली के पैट्रियार्च जो कि कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये जो जीनियस टॉप के बच्चे डिसाइपल है यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे वो अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं यानी कि जो बीस टीमिंग सेक्ट है वो उनसे मतलब बीस टीमिंग सेक्टर से जो वो होते हैं यानी उनके जो पैट्रियार्च होते हैं वो यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि हमारा वुकिंग जाएगा और बहुत ज्यादा अचीवमेंट को हासिल करेगा और हमारा वुकिंग बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा अपना पढ़ाइयाँ करने लगते हैं और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। ये पहले हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 372 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, बुड्ढे ओल्ड मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो सोच चलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पहला राउंड है स्नोई कंपटीशन का ये खत्म होता है। जब वो ऐसे करते हैं तो सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाती है, जबकि यहाँ पे हमारे यूई फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जितने भी यंग टैलेंट्स है जिन्होंने पहले राउंड को पास किया है वो सारे ही बहुत ज्यादा यंग टैलेंट है, अब वो यहाँ पे दूसरे राउंड में जाने वाले हैं और अब उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी अचीवमेंट मिलेगी और बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा मतलब होने वाला है उनके लिए। तो जबकि जो 10,000 20 सेट के जो वो बंदा होता है वो जो पैट्रियार्च कह रहा हूँ मैं, तो अभी तो वो जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि हमारा जो वुकिंग है वो भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी यहाँ पे दिखाएगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। पूरे स्नोई कंपटीशन में सिर्फ हमारा वुकिंग ही है जो कि राइज करने वाला है और तुम सभी लोग देखना हमारा वुकिंग कितना ज्यादा आगे तक जाएगा। प्रो पक्का बहुत ज्यादा अच्छी रैंकिंग को हासिल करेगा स्नोई कंपटीशन के राउंड के दौरान। और हमारा वुकिंग उन टैलेंट्स में से आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और जीनियस है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। हमारा वुकिंग बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, मेरे को तो इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है हमारा वुकिंग। जबकि 10,000 20 सेट के जो एक और बंदा होता है वो कहता है हाँ आपने ठीक है, हमारा वुकिंग यहाँ तक पहुंचा है तो वो आगे तक भी बड़ी आसानी से चला जाएगा। साथ ही वो बंदा कहता है बट ये लिनफे हमारे 10,000 20 सेट के मतलब सामने आ रहा है, इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ये बंदा आप समझ नहीं पा रहा। उसको लग रहा है 10,000 20 सेट कोई नॉर्मल से सेट है, इसको क्या पता कि वुकिंग हमारा कितना ज्यादा पावरफुल है, वुकिंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उस बंदे को आराम से संभाल सकता है। वो यहाँ पे लिनफे की बात ही कर रहे होते हैं, अचानक से हमें यही फैमिली के पैट्रियार्च दिखाए जाते हैं। पैट्रियार्च ही बोल रहा हूँ मैं तो अभी सभी लोगों को क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यही फैमिली के जो पैट्रियार्च होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं और कहते हैं लिनफेंग वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का था। और फिर वो कहते हैं कि मेरे को यकीन ही नहीं होता, मेरे को नहीं लगता कि वो अभी तक मर चुका है, मेरा ग्रैंडसन ऐसे तो नहीं मर सकता, वो जीनियस है। साथ ही हमारे यूई फैमिली के पैट्रियार्च यू फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखते हैं और उनके बगल में यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं, तो यूई फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं और साथ ही यूई फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं कि यू शुई तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा अब कोई भी काम नहीं है क्योंकि तुम्हारे जितने भी डिसाइपल तुम्हारे जितने भी बेटे वगैरह थे यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में नहीं जीत पाए और ना अब वो ज्यादा आगे तक जा पाएंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं। लू फैमिली
को यहाँ से मतलब सॉरी यू फैमिली को यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारा वो और कोई काम नहीं, तुम जाओ जाके वापस लॉन्गशा एम्पायर में रहो और ज़्यादा कुछ मत करो। चलो तुम्हें जल्दी से जाना होगा अपनी लॉन्गशा एम्पायर में, वहाँ के जाके अपने काम वगैरह संभालो। जबकि यू फैमिली के पेट्रियार्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनको तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, बस उनको एक ही बात समझ में आ रही होती है, वो है लिन फेंग को कैसे मारे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बदला लेना है, क्योंकि लिन फेंग ने उनके दोनों डिसाइपल या उनके वो भी कह सकते हो आप बेटे वगैरह उनको मार दिया। तो इसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि लिन फेंग कमीना तेरे को तो मैं यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं, तेरे को तो लाजमी यहाँ पे मरना होगा। जबकि लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, स्वॉर्ड इंटेंट निकल रहा होता है लिन फेंग के, वो मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है, मतलब देख सकते हो आप कि यू फैमिली के पेट्रियट्स कह रहे होते हैं ये बंदा अभी भी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अगर ये ऐसे स्ट्रॉन्ग बनता रहा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में, इस बंदे को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाना होगा। यूं भी हमारे लिन फेंग की तरफ ही देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि तू इस राउंड में तो कैसे भी करके बच गया, बट मैं होप करूंगा कि तू मेरे से सेकंड राउंड में ना ही मिले तो बेहतर है। और इस घटिया औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में ऐसे टांग अड़ाने की, इस लड़की की बहुत ज़्यादा ये गलती की है, इस लड़की ने मेरे काम में दखल अंदाजी करके बहुत ज़्यादा गलती की है। भले ये सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको एक ही चुटकी में मार सकता हूँ, वो तो इनकी किस्मत पे डिपेंड है क्या ये दोनों मेरे को सेकंड राउंड में मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते हैं तो ये दोनों नहीं बचने वाले। नेक्स्ट सीन हमारे फेवरेट कैरेक्टर का होता है जो कि मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा फनी लगा, जो कि बिल्कुल जैसा टीम रॉकेट है ना वैसे ही है। और वैसे ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा डेलियन रहता है। इस बंदे का नाम शायद से कुछ और है, बट ट्रांसलेशन में मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसलेशन में इसका नाम डेलियन आ रहा है, तो मैं डेलियन ही कह रहा हूँ। तो हाँ, वही बंदा जिसने लिन फेंग पे पहले अटैक भी किया था पंची पे उड़ते हुए, जबकि डेलियन यहाँ पे आता है लिन फेंग के पीछे जब लिन फेंग कल्टिवेट कर रहा होता है, जबकि डेलियन यहाँ पे ऐसे कहता है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसको क्या लगता है ये यहाँ पे खुलेआम प्रैक्टिस कर सकता है और इसको कोई मारेगा नहीं, तो मेरा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब मेरे को इससे करना है। तो वो आगे बढ़ता है लिन फेंग पे हमला करने के लिए, क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे कल्टिवेशन स्टेट पे उसे लगता है, और कोई भी यहाँ पे कल्टिवेशन स्टेट पे होता है तो वो एक उसका बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट होता है, क्योंकि अगर डेलियन यहाँ पे लिन फेंग हमला करता है तो लिन फेंग के अगर वो हमला टच होता है तो लिन फेंग वहीं पे मारा जाएगा, कल्टिवेट करते हुए किसी बंदे पे हमला होता है तो वो मर जाता है। डेलियन आगे बढ़ता है, लिन फेंग हमला करता है, पर लिन फेंग के चारों तरफ एक स्वॉर्ड इंटेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि डेलियन आगे बढ़ रहा होता है और हमारा जो हानमैन होता है वो कहता है मतलब चिल्लाते हुए कि ये क्या बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन है, अगर उसने हमला किया तो लिन फेंग मारा जाएगा, मेरा ब्रदर लिन मारा जाएगा। जबकि यूँ मतलब यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है और कहता है वाह ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अजीब ही है, पागल ही है लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ सीधे यहाँ पे लिन फेंग हमला ही कर दिया, लगता है ये बंदा तो लिन फेंग को मार के ही रहेगा। जबकि डेलियन भी आगे बढ़ता है, लिन फेंग पर हमला करता है, पर लिन फेंग की चारों तरफ वो शील्ड होती है स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई पावरफुल सी, वो यहाँ पे उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है। बंदा कह रहा होता है गो टू हेल्प, पर लिन फेंग को तो जैसे कोई असर ही नहीं होता है, लिन फेंग यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है नॉर्मली। लिन फेंग और भी ज्यादा अपना स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, जबकि डेलियन उन्हें सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये इतने ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कैसे कर पा रहा है, ये बंदा ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। कि लिन फेंग भी यहाँ पे सारी बातों को नोटिस कर रहा होता है और फिर मन में कहता है कि ये बंदा तो बस एक गधा है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी जिसने गलती कर दी है। लिन फेंग अपनी एनर्जी से बहुत सारी स्वॉर्ड को बनाता है और बहुत सारी तेजी से आगे बढ़ाता है और उसको डेलियन के ऊपर हमला करवाता है और डेलियन की तरफ सारी जाके हमला करते हैं। लिन फेंग की पावर इतनी ज्यादा होती है सिर्फ उसके स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से, वो उसको डेलियन को काफी ज्यादा जख्मी कर रहा होता है और डेलियन भी उन्हें सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो भी कुछ ही टाइम में। तो डेलियन होता है उसको जो स्पीयर होता है वहीं पे टूट के गिर जाता है। देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं लिन फेंग के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, ऊपर से जब से वो स्वॉर्ड टेम्पल के अंदर गया हुआ है, जब से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हानमैन भी यहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है कि यार मैंने तो यूं ही अपने ब्रदर फेंग को बहुत ज़्यादा हल्के ले लिया, मेरे को क्या पता था कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो यहाँ पे यूं ही घबरा रहा था, मेरे को तो शायद पता ही था कि हमारे ब्रदर फेंग ऐसे तो हो ही नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनको तो यहाँ पे कल्टिवेट करते हुए कोई नहीं छू सकता, क्यों है ना ब्रदर पोजन। जबकि पोजन उसके बगल में होता है, पोजन भी लिन फेंग का दोस्त होता है जिसका नाम मैं पहले मतलब भूल चुका था, तो उसका नाम पोजन होता है ब्लू हेयर वाले का। वो हंसते हुए कहता है हाँ ब्रदर हानमैन मेरे को पता है कि जो हमारा ब्रदर फेंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि देखने वाले लोग हैरान होते हैं, जबकि हमारे जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि इस कंपटीशन का पहला राउंड यहाँ पे खत्म होता है, तो सेकंड कंपटीशन स्टार्ट होगा, स्नोई कंपटीशन मतलब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा जिसमें तुम्हारी रैंकिंग को देखा जाएगा और तुम्हें रैंक दी जाएगी। लाइक वो भी ऐसी खतरनाक स्नोई कंपटीशन होने वाला है जिसमें तुम्हें यहाँ पे जान भी ले सकते हो, मतलब लेनी होगी। अभी तो क्लियरली नहीं बताया गया है क्या होने वाला है मतलब सेकंड राउंड में स्नोई कंपटीशन के, तो वो हम आगे देखेंगे अगर बताया जाएगा तो। बट लाइक ये तो पता चल जाता है ओल्ड मास्टर से कि जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसमें रैंकिंग को देखा जाएगा कि कौन कौन सी रैंक पे आता है। फिर ओल्ड मास्टर कहते हैं तो देखो तुम सभी लोगों को अभी यहाँ पे अपने जाना चाहिए घर पे और रेस्ट करना चाहिए, मतलब जिस जगह पे जाने जाओ रेस्ट करो। मैं तुम सभी लोगों को एक दिन का टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद तुम मेरे को जियालोंग ग्रेटोइस पे मिलना, वो ऐसे करके कुछ कहते
हैं एक जगह पे मिलने, एक जगह का नाम लेते हैं, पता नहीं वो ट्रांसलेशन में सही है कि नहीं, पर वो जियालोंग ग्रेटोइस कहते हैं। तो सभी लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो हमको यहाँ पे दोबारा से आना होगा, मतलब एक दिन का हमें रेस्ट करने का टाइम मिला करके कहते हैं सब लोग। तो दोबारा से इसी जगह पे बुलाया गया है, और तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है, यानी कि हमारा वो कैंग ब्लड एम्पर आगे बढ़ता है और वहाँ पे जाके एक चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है। लिन फेंग भी यहाँ पे कह रहा होता है मन में कि ये बंदा जो कि वो किंग टियान ब्लड एम्पर है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जब से ये टेंपल के अंदर गया है तब से बहुत ज़्यादा पावरफुल ये भी हो चुका है। जबकि यहाँ पे पीछे से वो आती है टैंगी और कहती है लिन फेंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, क्या तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हो चुके हो ना। लिन फेंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और वैसे तो तुम्हारा बताओ। जबकि जो हमारी टैंगी होती है वो बोलती है कि हाँ मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, वही काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक मिली है जिनको मैं कल्टिवेट करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। जबकि हमारा जोन मोजी आता है और कहता है कि वैसे देख लगता है तुम दोनों को स्नोई कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हासिल हुई है, मतलब स्नोई कंपटीशन के पहले राउंड से, जबकि दूसरा राउंड अभी स्टार्ट होगा वो बाद में होगा। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को ख़त्म करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 373 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिन फेंग और टैंगी आपस में बात कर रहे रहते हैं, पर तभी हमारा जनमोजी वहाँ पे आता है और कहता है कि देख के लगता है जो तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ से बेनिफिट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगा है। तो लिन फेंग कहता है हमारे बारे में छोड़ो और अपने बारे में तो बताओ आपको क्या मिला यहाँ से। कि जनमोजी के चेहरे से पता चल रहा है कि उससे ज़्यादा कुछ अच्छा बेनिफिट तो नहीं हुआ, बट उसने ट्राई किया था उसको खोलने की और उसे वो ठीक से यूज़ करना नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ज़्यादा उसे कुछ बेनिफिट तो हुआ नहीं है। जॉन मोजी यहाँ पे कहता है चलो मेरे बारे में छोड़ो और सबके बारे में छोड़ो, हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए कि कैसा हमारे आज लॉन्ग एम्पायर उसने परफॉर्म किया है। इस पूरे स्नोई कंपटीशन के दौरान हमारे लॉन्ग एम्पायर ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमारे लॉन्ग एम्पायर का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा भी खराब नहीं था, मतलब एक तरह से अच्छा ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। जॉन मोजी वहाँ से चला जाता है और लिन फेंग से कहते जाता है कि चलो फिर ठीक है हम कल सुबह मिलते हैं। जो हमारी टैंगी होती है वो भी लिन फेंग से कहती है कि ठीक है मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्निक मिली है जो कि उसी जगह से मिली है तो कंपटीशन के पहले राउंड के दौरान, तो मैं भी यहाँ पे उनको जा रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लिन फेंग भी कह देता है अच्छा ठीक है चलो तुम्हारे बाय, मतलब कल सुबह मिलते करके कहता है लिन फेंग भी। लिन फेंग की नजर पड़ती है वहाँ क्लिफ के ऊपर जहाँ पे उसकी वो होती है जाओया होती है, उसकी सिस्टर होती है, उसके बगल में दो फिगर होते हैं, यानी दो लोग होते हैं। जबकि लिन फेंग कहता है आखिर ये दो फिगर क्या है, ये जाओया के अगल बगल में जाओया के पास कौन खड़ा हुआ है। फिर दिखाते हैं हमारे जाओया के बगल में पोजन और साथ ही हानमैन खड़े होते हैं, जो कि यहाँ पे सारे मतलब वो तीनों ही आते हैं लिन फेंग के पास, पोजन और हानमैन और साथ ही जाओया। लिन फेंग वो देखता है कि असल में वहाँ पे हानमैन और पोजन होते हैं, वो दोनों से कहते हैं कि हानमैन और पोजन तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पे हो। हानमैन एक लिन फेंग का बहुत ज़्यादा अच्छा और पक्का दोस्त है, तो एक पक्का ब्रदर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हानमैन जल्दी से लिन फेंग का हाथ ऐसे करके करता है एकदम दोस्त की तरह या भाई की तरह, जैसे वो समझो मुझे। मतलब हानमैन कहता है कि मतलब आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ब्रदर फेंग, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, पहले से तो ज़्यादा ही हो चुके हो। हमने सुना था कि एक स्नोई कंपटीशन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कंपटीशन होने वाला है, तो हमने सोचा फिर हम भी आपको देखने के लिए आ जाएं, क्योंकि हमें पता था कि आप भी इसमें हिस्सा लेने वाले हो, इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना देख लिया जाए। लिन फेंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हानमैन को ऐसा पंच करता है दोस्ती की तरह। साथ ही हंसते हुए कहता है कि हानमैन अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मेरे को दिख रहा है कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो पहले से ज़्यादा। जबकि हानमैन हंसते हुए कह रहा होता है ब्रदर मेरे को पता है, बट मैं आपसे ज़्यादा कैसे स्ट्रांग हो सकता हूँ, आप तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ब्रदर फेंग मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक कमीना इंसान था जिसने यहाँ पे ब्रदर सिस्टर जाओया के ऊपर हमला किया और कंपटीशन के दौरान थे, तो इसको एडवांटेज मिला और इसने सोचा कि जाओया आपकी सिस्टर के ऊपर हमला कर ले, तो इसने हमला कर दिया। और वो ये सब जो हानमैन होता है वो ये सब उसकी तरफ देख के बोल रहा होता है, यू फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देख के बोल रहा होता है। तो यू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं तुम किसकी तरफ देख रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। जबकि हानमैन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है तू बुढ़े कुत्ते कहेंगे, तेरे को तो मैं खुद से मारूंगा, तेरे को तो मैं खुद से मार के रहूंगा, मैं तेरा छोड़ूंगा नहीं, बस तो इंतजार कर। और हानमैन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसको बदला लेना होता है कि उसने कैसे बदला लिन फेंग की सिस्टर जाओया के ऊपर हमला कर दिया। हानमैन अपने यान इलम के सेकंड लेवल पे होता है, अभी तो ये बताया जा रहा है क्योंकि हमारे जो यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि जरा देखो एक छोटा लड़का जो कि यहाँ पे अपने यान इलम के सेकंड लेवल पे है, वो छोटा बच्चा मेरे को यहाँ पे बात कर रहा है कि वो मेरे को मार सकता है और मेरे को धमकी दे रहा है मारने की। जरा देखे तो जरा कितना पावरफुल है ये बंदा, मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, जरा मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। जबकि लिन फेंग मन में सोच रहा
होता है। लिन फेंग कह रहा होता है अपने मन में कि आखिर ये बंदा यानवर रिलेम के 8 लेवल पे है, भले ये कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, भले इसकी राम कितनी ज्यादा हायर क्यों ही ना हो, बट डेफिनेटली इतना तो पॉसिबल है और इतना तो पक्का है कि मैं इसको इस ल्यू यूशी मतलब ल्यूशी को मार सकता हूँ। तो यू फैमिली के पेट्रियार्च के बारे में बात कर रहा होता है लिन फेंग और कह रहा होता है कि उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, ना इम्पॉसिबल होने वाला है। लिन फेंग के पास इतनी पावर है कि वो ल्यूशी को तो मार सकता है। लिन फेंग कहता है, फिर हमारा जो लिन फेंग होता है वो बोलता है एक बार इस नई कंपटीशन को खत्म होने दो। जब ये इस नई कंपटीशन खत्म हो जाएगा इसका मतलब है कि यू फैमिली का जो नामो निशान है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। साथ ही वैंशु सेक्ट और अदर सेक्टर जिन्होंने यहाँ पे पंगे लिए हैं, अब वो सेक्टर भी यहाँ से जाने वाले हैं, उनका भी एंड होने वाला है जब वापस हम ज़ूयू में लौट के जाएंगे। लेकिन लिन फेंग यहाँ पे हानमैन से पूछता है, हानमैन जरा मुझे बताओ कि अंदर आके चल क्या रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। फिर हानमैन यहाँ पे उसे पूरी डिटेल बताते हैं और बताता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, कोई भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है, लिन फेंग हानमैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ज़ाओया का कल ख्याल रखना होगा और उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ज़ाओया कल हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में भी हो सकती है। तुम यहाँ पे एक काम करना कि इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करना और सब प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हानमैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है कि ब्रदर फेंग तुम चिंता मत करो, जो लोग तुम्हारे दोस्त है तुम्हारे आसपास साथी है उनको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और कोई भी यहाँ पे ना छू के भी नहीं दिखा सकता। अगर किसी ने उनके बाल तक को छुआ तो वो बंदा जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीन एक केव का होता है जहाँ पे दिखाते हैं लिन फेंग वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है बैठा हुआ। लिन फेंग वहीं पे होता है अपने उसमें होता है अपने मन के अंदर कह सकते हो उसके अंदर होता है और यहाँ पे मन में सोच रहा होता है लिन फेंग कि बुद्धा और डीमन के एरा में जब उन दोनों ने यहाँ पे फाइट की थी वो फाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत ज़्यादा भी एनर्जी रिलीज हुई थी और बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट थी वो। उस टाइम पे बुद्धा एंड डीमन की जो मैजिकल पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज हुई थी, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रिलीज हुई थी वो भी उन बुद्धा एंड डीमन के एरा में। और फिर दिखाते हैं लिन फेंग अपने पास से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड भी उसी टाइम की बुद्धा एंड डीमन के एरा की और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्वॉर्ड है। लिन फेंग कहता है ये स्वॉर्ड डेसोलेट स्पेस के अंदर में को मिली थी, ये स्वॉर्ड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है पर इसकी मेमोरी अलग है बुद्धा एंड डीमन के एरा से बिल्कुल अलग। और बात करें एक ऐसे स्वॉर्ड की जिसकी मेमोरी मैंने ठीक से रीड नहीं कर पाई, ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल और अजीब हो सकती है और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है इसको रियलाइज करना है कि आखिर इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी पावर को कैसे हम रिलीज कर सकते हैं। वो मैजिकल पावर ऑफ स्वॉर्डमैनशिप, पूरी पावर को रिलीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक तरह से लिन फेंग बताता है। दिखाते हैं लिन फेंग यहाँ पे कहता है कहीं ये एक ऐसी स्वॉर्ड हो सकती है जो कि यहाँ पे अपने लिए कंफर्टेबल बॉडी, मतलब एक तरह से एक ऐसी मतलब वो चाहिए एक इंसान जो जिसको ये ढूंढ रही थी ये स्वॉर्ड, जो कि इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली पावर को रिलीज कर पाए और ठीक से इसको चला पाए। तो लगता है जैसे इसको एक और बंदा मिल चुका है, लगता है जैसे ये वो जो स्वॉर्ड है यहाँ पे किसी के साथ अटैच होने वाली है और जैसे कि इसको शायद से ठीक से चला पाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे इसको अपने से अटैच कर लेना चाहिए। तो वो जो स्वॉर्ड होती है एक तरह से जॉइंट होने लगती है लिन फेंग के, मतलब पावर उसके जिसकी जो मतलब स्वॉर्ड की पावर रहती है वो लिन फेंग के अंदर आने लगती है और लिन फेंग उसकी पावर को ठीक से यूज कर पाएगा करके फिर आप ऐसे कह सकते हो वो लिन फेंग के अंदर समाने लगती है और लिन फेंग के अंदर आने लगती है। लिन फेंग कह रहा होता है ये स्वॉर्ड पूरी तरह से मेरे दिल के साथ अटैच हो चुकी है और लगता है जैसे इसको मैं अब यूज कर पाऊंगा। लिन फेंग ऐसे करके वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है, उसकी बहुत ज्यादा ही एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही होती है और बहुत ज्यादा मतलब रोशनी चमक रही होती है और बहुत ज्यादा लाइट चमक रही होती है और पूरी माउंटेन से बाहर की तरफ निकल रही होती है। नेक्स्ट सीन उस बंदे का होता है जिसका नाम मैं शायद भूल चुका हूँ, जो कि आपको याद होगा वो कॉफिन में आया था और लिन फेंग से पहले एक बार मिल भी चुका है। वो बंदा जो कि कॉफिन में आया था उस नई कंपटीशन में हिस्सा लेने निकले, तो वो जो कॉफिन वाला बंदा रहता है वो यहाँ पे पता नहीं क्यों वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल कल्टिवेटर्स को अपनी पावर से लपेट लेता है और उनके ऊपर पता नहीं अपना कंफ्यूज करने लगते हैं, शायद उनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहता होता है। सॉरी वो जो कॉफिन वाला बंदा होता है वो यहाँ पे सभी लोगों को अपने मतलब कंफ्यूज तो करने नहीं लगता, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं करने लगता, वो सभी लोगों की वहाँ पे पावर को कंज्यूम कर रहा होता है, खींच रहा होता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और पावरफुल बन जाए। क्योंकि वो जो कॉफिन वाला बंदा होता है वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, उसके बगल में एक और बंदा होता है जो कि कैंगटियान ब्लड एम्परर होता है। कॉफिन वाला बंदा यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि इन सब लोगों की पावर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ये सभी कल्टिवेटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और इनकी पावर मेरे को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे करके मुस्कुरा रहा होता है कि जबकि कैंगटियान ब्लड एम्परर कहता है उसकी टेक्निक के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारी ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे तुम दूसरे लोगों की कल्टीवेशन और उनकी पावर को पूरी तरह से कंज्यूम कर सकते हो और अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास एक और पावर है जो कि यहाँ पे ऐसे नॉर्मल कल्टिवेटर्स को डेवल बना सकती है, ईवल बना सकती है, ईवल पूरी तरह से इनको एक ईवल में चेंज कर सकती है, ट्रांसफर
ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा अजीब और पावरफुल पावर है। तुम्हारे पास टेक्निक एक तरह से बोल सकते हो। तो पहले तो जो वो कफिन वाला बंदा है वो यहाँ पे दूसरे लोगों की कल्टीवेशन और पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। कल्टीवेशन तो नहीं, पावर को कंज्यूम कर सकता है। और ऊपर से दूसरी चीज़ कि वो लोगों को पूरी तरह से एक इविल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अपने ऊपर मतलब दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके उनको अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो फिलहाल यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 374 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो वो बंदा रहता है, जो कॉफिन वाला बंदा रहता है, वो जो कि टाइशी सेक्स से होता है, दूसरा कैंगचियान ब्लड एम्परर होता है, वो दोनों एक साथ आसपास पहाड़ी में खड़े होते हैं। टाइशी सेक्स से वो जो बंदा होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है, एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते सब लोग पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। तो हमारा कैंगचियान ब्लड एम्परर कहता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा ईवल भी है। इस टेक्निक से तुम दूसरे कल्टीवेशन पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर सकते हो और दूसरे लोगों को भी यहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो इस पावर की हेल्प से। एक तरह से देखा जाए तो तुम इस पावर और इस टेक्निक का यूज करते हो दूसरे लोगों को एक तरह से ईवल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत ज्यादा अजीब है और ये लोगों को ईवल बना सकती है। तुम्हारे पास ये टेक्निक बहुत ज्यादा अजीब है। ऐसे से वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि हाँ, मेरे पास ये टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए स्पेशल है। एक बार स्नोई कंपटीशन को हो जाने दो। स्नोई कंपटीशन में जवाब मिलेंगे जब देखते हैं कि तुम कितना बोलते हो और मेरा तो तुम ही जो दुश्मन हो, तुम ही सबसे बड़ा दुश्मन हो। एक बार कंपटीशन में तुम मिलने दो, फिर दिखाते हो कि तुम मेरे सामने बोल भी पाते हो कि नहीं। वैसे तो तुम बड़ा स्टेज पे बोल रहे थे, सामने बहुत ज्यादा लंबी फेंक रहे थे, पावर को रिलीज कर रहे थे। जरा देखता हूँ कंपटीशन के दौरान तुम्हें कितनी पावर है। ये बंदा हमारे कैंगचियान ब्लड एम्परर से बोल रहा होता है। टाइशी सेक्स से ये बंदा बोलता है एक बार स्नोई कंपटीशन में जब हम मिलेंगे तो मैं अपनी पावर को तुम्हें शो करवाऊंगा और जब शो करवाऊंगा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तब देखता हूँ कि तुम फिर भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी कर पाते हो या नहीं। जब स्नोई कंपटीशन में हम मिलेंगे तब कैंगचियान ब्लड एम्परर भी कह देता है कि हाँ चलो देखते हैं, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब वो टाइशी सेक्स से बंदा रहता है अपने पास से बहुत से कॉफिन बुलाता है और कॉफिन को अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर रहा होता है। कॉफिन के अंदर वो पता नहीं क्या करता है। तो वो जो कॉफिन होते हैं वो जाते नॉर्मल कल्टीवेटर या नॉर्मल इंसान होते हैं, पता नहीं कौन होते, उन सभी को अपने कॉफिन के अंदर एक तरह से पावर से भर लेता है। ये सभी लोग जब वो कॉफिन की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये पावर और ये कॉफिन देख के तो पक्का लगता है कि ये टाइशी सेक्स से हो रहा है। टाइशी सेक्स से कोई बंदा कह रहा है हमें यहाँ से निकलना होगा। टाइशी सेक्स के लोग बहुत ज्यादा ईविल है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। वो जितने बेचारे लोग होते हैं वो वहां से भागने पाते हैं और वो कॉफिन होता है उन सभी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है और लोगों को अपने अंदर ही खींच लेता है। सभी लोगों को एक तरह से ईविल बनाने वाला है। तो टाइशी सेक्स से वो बंदा रहता है वो जो यहाँ पे सारे कॉफिन के अंदर जितने भी लोगों को उसने कैद किया होता है और अपने लिए उनको पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया होता है कॉफिन के अंदर, वो सभी को अपने पास लाता है। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे मैं आया हूँ इस स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और स्नो लॉस सिटी में। जबकि मैं स्नो लॉस सिटी में आया हूँ तो मेरे को तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा तो हासिल ही होना चाहिए। तो देखो अब मेरे को यहाँ पे कुछ अच्छा हासिल हुआ है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसका मतलब है मैं यहाँ से कुछ लेके भी जाऊंगा। और फिर जो वो बंदा रहता है वो यहाँ पे जितने भी कॉफिन के अंदर जितने भी लोग वगैरह होते हैं जिसको उसने कैद किया होता है सभी लोगों को, तो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जिनको मैंने अभी भी यहाँ पे बुलाया और कैद किया है तो चलो मैं यहाँ पे तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। तुम्हें जाना है उस केव के अंदर जहाँ से लिन फेंग है। देखा होगा लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है एक टेक्निक को जिससे बहुत ज्यादा रोशनी चमक रही होती है। तो क्या वो जो बंदा रहता है जो कि टाइशी सेक्स से रहता है, जितने भी उसके कॉफिन के अंदर लोग होते हैं उन सभी से कहता है कि जाओ वो जो अजीब सी लाइट निकल रही है उसका पता करके और देखो वहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। जो कॉफिन होते हैं बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आखिर माउंटेन के अंदर से ये रोशनी कहाँ से निकल रही है और चल क्या रहा है करके। वो उस माउंटेन के पास जाते हैं जहाँ पे हमारा बेटा लिन फेंग कल्टीवेट कर रहा होता है। तो वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ से अचानक से फिर से एक एनर्जी वाला सर्ज निकलता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। इसकी वजह से वो सारे कॉफिन जो होते हैं ना वो वहीं पे पीछे की तरफ गिर जाते हैं और दीवार से टकराने लगते हैं। एक तरह से प्रेशर से बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं, माउंटेन से पीछे चले जाते हैं। कि एक बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है अपने कॉफिन से बाहर निकलता है क्योंकि वो जो नॉर्मल कल्टीवेटर या पीपल थे पता नहीं वो लोग जब थे वो जब कॉफिन के अंदर गए तो वो पूरी तरह से ईविल बन चुके हैं और वो लोग टाइशी साइड के वो जो बंदा है उसके गुलाम बन चुके हैं। कॉफिन के अंदर से एक बंदा निकलता है और कहता है कि हमें मास्टर ने एक काम दिया था कि हमें देखना है कि माउंटेन पे आखिर कौन सा बंदा है, बट जरा देखो ये बंदा जो कि माउंटेन के ऊपर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। भला इसकी स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा कैसे टेरिफाइंग हो सकती है, इतनी पावर इतनी टेरिफाइंग है कि उसकी रिलीज हो रही है जिसकी वजह से हम अंदर भी ठीक से नहीं जा पा रहे हैं। वो बंदा कहता है जो कि लीड कर रहा होता है सभी कॉफिन वाले बंदों को, तो चलो हम सभी लोग यहाँ से मास्टर के हुक्म के जरिए हम यहाँ से चलते हैं और हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि हम कॉफिन के जरिए तो नहीं जा सकते। वो सभी लोग जो होते हैं वो केव के अंदर पैदल जाने लगते हैं और कॉफिन को बाहर ही छोड़ देते हैं और उनके सामने बैठा होता है हमारा लिन फेंग जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और बहुत ज्यादा उससे रिलीज हो रहा होता है उसका ऑरा स्वॉर्ड ऑरा। तो वो जो बंदा होता है उन्हें एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और लिन फेंग के ऊपर एक तरह से हमला करता है क्योंकि लिन फेंग का जो स्वॉर्ड हो रहा होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो जो उस बंदे का हमला रहता है वहीं पे डिसअपियर हो जाता है, गायब
हो जाता है बोल सकते हो, कि एक्चुअली में जो लिन फेंग का स्वॉर्ड हो रहा है या स्वॉर्ड इंटेंट है या पावर जो रिलीज हो रही है लिन फेंग की, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। और वो जो बंदा जो कि अपने साथ लेके आए होते हैं 2-3 बंदे को, एक तरह से ये लोग होते हैं कॉफिन वाले लोग, पर इनको कोई लीड कर होता है। वो बंदा कहता है बाकी दोनों से कि देखो ये यंग मैन अपने यान इलम के 5th लेवल पे है, बट इसका जो पावर और इसका जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो एंडलेस और बहुत ज्यादा पावरफुल है ये एक तरह से, कि फाइटिंग पावर भी एब्सोल्यूट है। तो हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको प्रोवोक नहीं किया जा सकता। और वो लोग जब पता चल जाता है कि वो लिन फेंग का सामना नहीं कर सकते, तो वो जो बंदा रहता है कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, जबकि लिन फेंग कहता है तुम लोग कहाँ चल दिए और अब बाहर जाने की कोई भी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। जबकि वो लोग तो चलते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। उनका जो लीडर रहता है जो कि इन तीनों को लीड कर रहा होता है, वो कहता है लिन फेंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि लिन फेंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो यहाँ पे बंदा कहता है सर देखो हम तो यहाँ पे एक्सीडेंटली आ गए थे, हमारा इससे कोई भी वास्ता नहीं, हम यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंटली आ गए थे, तो काफी ज्यादा रोशनी चमक रही थी तो हम ऐसे ही आ गए, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। बंदा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि लिन फेंग इसको मार ना दे, और वो तीनों को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। मतलब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो लिन फेंग यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है कि तुम सभी लोग यही रुको, जरा बरा मुझे बताओ कि अगर मैं कमजोर होता तो तुम लोग यहाँ पे मेरे को मार के और मेरे खिलाफ एक्शन लेके मेरे स्वॉर्ड को यहाँ पे पिक करके चले जाते, मेरे स्वॉर्ड को लेके यहाँ से चले जाते। अगर मैं कमजोर होता तो कब का तुमने मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया होता, मेरे को मार दिया होता और मेरे पास जितने सामान वगैरह वो छीन लिए होते। मेरे को जानने के अगर तुम लोग किस सेक्टर से हो। जबकि उनको जो लीड कर रहा होता है वो लिन फेंग से बात कर रहा होता है कि सर योर एक्सीलेंस मेरे को माफ करना, बट मेरे ख्याल से कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और कुछ भी उल्टा सीधा हम नहीं करने आए थे, बल्कि हम यहाँ पे मतलब गलती से आ गए थे, हम सिर्फ यहाँ पे एक्सीडेंटली आ गए थे, इस वजह से आपको कोई गलत फहमी हो रही है, बट हम यहाँ पे कोई और इरादे से आए ही नहीं है। जबकि यहाँ पे वो जो टाइशू सेक्ट से एक और बंदा होता है जो कि उसी के साथ होता है, टाइशू सेक्ट के यहाँ पे 3-4 लोग आए होते हैं, उसमें से एक बंदा होता है जो कि यहाँ पे अपने लीडर को कहता है, अपने साथी को कहता है जो कि लिन फेंग से बात कर रहा होता है कि हे तुम यहाँ पे इस लड़के से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे जो फैमिली मतलब जो मास्टर है वो कितने ज्यादा पावरफुल है और पूरी तरह से इस माउंटेन को घेर रखा है, और हम चाहे तो इस बंदे को आराम से मार सकते हैं, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे कर रहे, इस बंदे से इतना ज्यादा रिस्पेक्टली क्यों बात कर रहे हो, और हमें जो ऑफेंड करेगा उसको तो यहाँ पे मरना ही पड़ेगा, उसको यहाँ पे मरे बिना वो रह ही नहीं सकता। तो इसने बंदे ने हमें ऑफेंड किया तो हम यहाँ पे इसको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऊपर से यहाँ से निकल भी रहे हैं, भला ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कब का यहाँ पे इस बंदे को मार देना चाहिए। ये बंदा नहीं जानता है कब इसको जिंदा रहना है कब इसको मरना है, तो चलो इसको यहाँ पे मार डालते हैं एक साथ मिलके, हम जल्दी से इसके ब्लड एंड फ्लैश को डिवावर कर लेते हैं, पूरी तरह से सोख लेते हैं। तो ये बंदा यहीं पे बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर देता है। फिर लिन फेंग जो होता है वो समझ जाता है कि ये चारों या ये तीनों लोग यहाँ पे आए हैं टाइशू सेक्ट से, ये टाइशू सेक्ट से लिन फेंग के पास आए हैं। तो लिन फेंग यहाँ पे कहता है टाइशू सेक्ट से हो तुम लोग, कि वही बंदा जो कि लिन फेंग के बारे में बुरा बुरा बोल रहा होता है वो बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है हाँ बोल क्या, हम टाइशू सेक्ट से ही हैं। और फिर से इसने यहाँ पे एक और बड़ी गलती कर दी, ये लिन फेंग से और भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर जाता है। लिन फेंग यहाँ पे फिर धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है अच्छा तो तुम सभी लोग टाइशू सेक्ट से हो, लगता है जैसे मैं तुम सभी से पहले भी मिल चुका हूँ, मैं भी थोड़े लोगों को यहाँ पे मार देता हूँ, ज्यादा नहीं बस थोड़े लोगों को मारूंगा। कि आप सभी लोगों को पता होगा लिन फेंग ने यहाँ पे कहा था कि वो उसको बदला लेना है टाइशू फैमिली से और बाकी अदर फैमिली से जो कि लिन फेंग को ऑफेंड करी है और बहुत ज्यादा लिन फेंग को परेशान करी है, तो लिन फेंग उन सभी से बदला लेगा, उसमें से टाइशू फैमिली भी आती है। लिन फेंग यहाँ पे अपने बहुत ज्यादा स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, उसका स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। जब उसकी एनर्जी रिलीज होती है जो बंदा उनको लीड कर रहा होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है भाई साहब ये क्या है, इसकी स्वॉर्ड इंटेंट तो बहुत ज्यादा है, ये तो ऑसम है, एक तरह से बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑसम दिखा रहा है उसमें तो ऑसम ही बोल रहा है, तो मैं ऑसम ही कह रहा हूँ। तो वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है जब वो लिन फेंग को देखता है उसकी पावर रिलीज करते हुए। जबकि जो फिर से वही बंदा बोलता है, फिर से लिन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है और कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हमको डराने की और अपनी पावर हमारे सामने रिलीज करने की, तेरे को पता नहीं हम टाइशू फैमिली से हैं। बेचारा है इस बंदे को क्या पता कि ये यहाँ पे अपने साथियों को मरवाने पे तुला हुआ है। खैर अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 375 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था लिन फेंग यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, वहाँ से रोशनी निकलती है, तो कुछ टाइशू सेक्ट के लोग जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे चल के लाए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, उसमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, जबकि जो उनका लीडर होता है बहुत ज़्यादा समझदार होता है, वो वहाँ से निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि एक बेवकूफ़ बंदा लिन फेंग को यहाँ पे गुस्सा दिला देता है और बता देता है कि वो तीनों यहाँ से टाइशू सेक्ट की तरफ से आए। तो लिन फेंग को जब पता चलता है कि वो लोग टाइशू सेक्ट की तरफ से आए तो बहुत
गुस्सा हो जाता है, पावर्स को रिलीज करता है। पावर को देखने के बाद तो जो टाइशी सेक्ट का बंदा होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि वही बेवकूफ बंदा फिर से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे अपनी पावर को शो करके हमको डराने की, क्या तेरे को पता नहीं कि हम टाइशी सेक्ट से। जबकि लिन फेंग कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम टाइशी सेक्ट से हो। लिन फेंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है। उसको स्वॉर्ड इंटेंट या जो भी उसकी एनर्जी रहती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उन तीनों में से एक बंदे को वहाँ पे एक ही बारी में खत्म कर देता है, वो भी लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करके। लिन फेंग यहाँ पे कहता है अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद ये तो बहुत ज्यादा थी और मैंने तो सब अपनी स्वॉर्ड की विल को यूज किया, ये है पावर ऑफ विल करके वो ऐसे कहता है। और फिर वो मन में सोच रहा होता है जो उस स्वॉर्ड का पावर अभी मैंने यूज किया, जो पावर ऑफ विल थी जो कि उसी स्वॉर्ड से निकली थी, तो मैंने उसका पावर को यूज किया बट मैं इसको ठीक से चलाना नहीं जानता क्योंकि ये स्वॉर्ड की पावर मेरे को अभी भी मिलेगा। मेरे इसको पूरी तरह से सीखना होगा और समझना होगा और पिछली बातों के बारे में जानना होगा, तभी मैं स्वॉर्ड की पावर ऑफ विल का ठीक से यूज कर पाऊंगा। इनफैक्ट मन में कहता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी पावरफुल होना होगा उस बंदे से पहले। यहाँ पे किसी की बात कर रहा है पर वो तो ठीक से बताया नहीं गया। कहता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है अपने आप को, तो मेरे को भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा। और मैं सिर्फ अभी 3 लेवल पे आया हूँ, 3 लेवल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप के। यहाँ पे जल्दी से जल्दी आगे तक बढ़ना होगा इससे पहले कि कोई और मेरे से ज्यादा पावरफुल हो जाए, फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। मेरे को यहाँ पे जल्दी से जल्दी आगे निकलना होगा और मैं यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी और पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरी जो ट्रू एनर्जी थी वो भी यहाँ पे इसी की वजह से कंट्रोल हो चुकी है, बोल सकते हो सप्रेस हो चुकी है, वो भी उसी बंदे की वजह से। यानी कि जो ज़ाविया के ग्रैंडफादर थे उन्होंने यहाँ पे लिन फेंग की जो पावर थी उनको सप्रेस कर दिया, ट्रू एनर्जी को सप्रेस कर दिया। इसकी वजह से लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज नहीं कर सकता। लिन फेंग कहता है पर नेचर और बाकी चीज़ों की वजह से, और असल में जब वो टेम्पल के अंदर गया तो वो ठीक से समझ पाया स्वॉर्डमैनशिप के बारे में और वो और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझ पाया है। और हाँ, लिन फेंग के पास अभी भी चांस है स्ट्रॉन्गर बनने का, बट वो धीरे धीरे ही कर पाएगा। लिन फेंग मतलब धीरे धीरे करके लिन फेंग स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके पास ये चांस है। पता नहीं लिन फेंग को फिर थोड़ा सा गुफा के मतलब वो केव होती है उसके बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। टाइशी सेक्ट के बंदे होते पता नहीं कौन होते, वो वहाँ से भाग रहे होते, जा रहे होते हैं। सर मतलब वो जा नहीं रहे होते, अपने साथ और लोगों को लेके वहाँ से लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। अचानक से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि लिन फेंग कहीं दूसरी मतलब केव के अंदर जा रहा होता है और कहता है एक्चुअली में ये केव जो है ये पहले से नहीं थी, ये किसी ने कुछ ना कुछ किया है और इस केव को बनाया है। लिन फेंग इसे जा रहा होता है और अचानक से उसे आवाज आती है कि चलो हमें जल्दी से जल्दी ये सब देखना होगा और देखना होगा कि आखिर इसके अंदर क्या है। लिन फेंग वहीं पे अंदर की तरफ जा रहा होता है केव के और कहता है मन में कि ये जो है इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है और ये जो गिर रही है केव थोड़ा सा ऊपर से, इसका मतलब है कि ये केव अभी अभी बनी है। लिन फेंग उस केव के अंदर ही आने लगता है पर दिखाते हैं कुछ लोग पहले से ही उस केव के अंदर होते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन है बंदा है जो कि यहाँ पे आ रहा है। लिन फेंग वहाँ आता है और कहता है तो अच्छा तुम लोग इस केव के अंदर हो। वहाँ पे टोटल 3 लोग होते हैं और वो 3 लोग कह रहे होते हैं हमारे लिन फेंग से कि अगर तू कौन है और तू यहाँ पे कैसे आया, तो चुपचाप से दफा हो जाए, यही तेरे लिए बेहतर रहेगा वरना तू मारा जाएगा। लिन फेंग हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने देखा नहीं ये केव अभी अभी तुमने यहाँ पे ऐसे करके बताया और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये केव तुम्हारी है और कुछ टाइम नहीं हुआ कि तुमने यहाँ पे बता दिया कि ये केव तुमसे बिलोंग करती है। आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा फनी है। उनको पता है कि इस केव के अंदर कोई ना कोई रेलिक है जिसको ढूंढते हो तुम यहाँ पे आए और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। जिसके लक में वो होगा तो वो उसी को मिलेगा और इस केव के अंदर और भी कुछ अगर होता है तो वो भी यहाँ पे लक की वजह से तुमको मिलेगा अगर होगा तो। क्योंकि बंदा मन में सोच रहा होता है, सामने वाला जो लिन फेंग सामने खड़ा हुआ होता है और वो 3 लोगों के साथ होता है, वो बंदा मन में सोच रहा होता है ये बंदा आखिर यहाँ पे आ कैसे गया, इसके पास इतनी पावर कैसे है कि ये इतनी तेजी से यहाँ पे आ गया। और फिर दिखाते हैं लिन फेंग के पीछे से आवाज आती है और ये टाइशी फैमिली के वो दोनों ही बंदे रहते हैं जिनके जो तीसरा लड़का था उसको लिन फेंग ने मार दिया, तो वो दोनों भी यहाँ पे लिन फेंग का पीछे करते हुए आ गए होते हैं और कहते हैं ये कमीना तो बहुत ज्यादा तेज था, देखो जरा ये यहाँ पे इस केव में आके छुप चुका है। मेरे को तो लगा था ये कमीना यहीं से डर के भाग जाएगा और हमारे एक साथी को मार के ये तो कब चुका यहाँ से भाग जाएगा, बट जरा देखो ये तो कितना हिम्मत वाला है। ये तो हमें एक ऐसी जगह पे लिया है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अजीब है और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिल सकती है और बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती है जिससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। जबकि वो तीनों लोग जिन्होंने ये केव को बनाया होता है और मतलब मतलब खोदा हुआ होता है, वो तीनों लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं वो जब वो देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आया, ऊपर से उसके पीछे 2 बंदे और आए जो कि टाइशो सेक्ट हैं और वो कहते हैं तो टाइशो सेक्ट के लोग ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इनका सामना तो नहीं कर सकते। जबकि लिन फेंग को भी यहाँ पे एक और मौका मिल जाता है। लिन फेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है तो अच्छा तुमने कहा कि मतलब अभी अभी क्या कहा था, तुमने कहा था कि ये जगह तुमसे बिलोंग करती है और तुमने कहा था कि इस जगह पे तुम्हारा राज है। और यहाँ पे पता नहीं जो टाइशो सेक्ट के लोग हैं वो तो 2 थे, बट अब वो अपने साथ पता नहीं कुछ और लोगों को भी लेके आ गए होते, पता नहीं क्या सीन होता है। वहाँ पे 2 की जगह अब 4 5 या ऐसे कुछ दिखा रहे हैं। लिन फेंग उन तीनों बंदों से कहते हैं जिन्होंने वो केव को खोदा हुआ होता है, तो वो तीनों बंदों से कहता है कि अच्छा तुमने कहा था कि ये जो केव है ये तुमसे बिलोंग करती है, तो ठीक है मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगा, पर ये जो टाइशो सेक्ट से लोग हैं वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात को मानेंगे। जबकि वो बंदा जो कि उन तीनों बंदों के मतलब साथी होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तू कमीने। जिन 3 लोगों ने वो केव खोल ली होती है उसमें से एक बंदा जो होता है वो कहता है लिन फेंग से तू कमीने, ठीक है तू इस केव को रख सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, तेरे को ये केव चाहिए तो ले ले, हमें कोई मतलब नहीं है तेरे से और हम यहाँ से जा रहे हैं। लिन फेंग सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ज्यादा तेज
है ये पूरी जगह को खोदने में। इन लोगों ने तो बहुत जल्दी यहाँ पे एक पूरी केव को खोद के रख दिया। इस केव में बहुत ज्यादा मतलब परसेंट चांस हो सकता है बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएबल चीज मिल सके और बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेजर मिल सके। लिन फेंग यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है उन टाइशू सेक्ट के लोगों से कि तुम लोगों को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है बार बार मेरा पीछा करने में, तो ठीक है तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पे काम और भी ज्यादा आसान कर देता हूँ। और यहाँ पे वो और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है जिससे वहाँ पे इतनी पावर रिलीज होती है कि वहाँ पे रोशनी रोशनी हो जाती है। जबकि जो टाइशू सेक्ट को मतलब टीम को जो बंदा लीड कर रहा होता है मतलब वो कॉफिन वाले बंदे होते हैं सारे, पर उनको भी जो लीड कर रहा होता है बंदा जो कि को लेके आया होता है वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है जब लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो कहता है ये बंदा तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा लग रहा है तो और भी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकता है, लग रहा है जैसे ये अपने ब्रेक थ्रू करने के लिमिट पे है। और ऊपर से इसका स्वॉर्ड इंटेंट की क्या ही तो बात करूँ, इसका स्वॉर्ड इंटेंट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बंदा लिन फेंग से कहता है तो आखिर तुम्हें हमसे चाहिए क्या, आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग हंसते हुए कहता है कि मेरे को तुम्हारी लाइफ चाहिए। लिन फेंग जो होता है फिर से अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और उसके सिर्फ एनर्जी का स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होता है जिसकी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। मतलब चिल्लाते हुए सभी अपने साथी से कहता है कि सभी लोग यहाँ पे जल्दी से एक सीट बनाओ, हमें यहाँ जल्दी से यहाँ से सब बचना होगा, इसकी स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग पीछे मुड़ता है थोड़ा सा हल्का पीछे की तरफ देखता है और कहता है क्रैक। जैसे वो क्रैक कहता है तो वहाँ पे जितने वो केव वगैरह दी रहती है उसके ऊपर से जितने पत्थर वगैरह रहते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, सभी लोग ऊपर गिरने लगते हैं जबकि वो लोग लिन फेंग के हमले को ब्लॉक कर रहे होते हैं तो इस वजह से वो ऊपर से गिरने वाले पत्थर को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाते। और केव के जो ऊपर वाले पत्थर होते हैं वो यहाँ पे पूरे बड़े बड़े पत्थर जो कि नीचे उन टाइशू सेक्ट के सभी बंदों के ऊपर गिर जाते हैं जिससे वो लोग वहीं पे मार जाते हैं। दिखाते हैं लिन फेंग को जो कि फिर से अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे मतलब जो हाथ की एनर्जी होती है उसको यहाँ पे स्विंग करता है जहाँ से वो केव होती है उसको पूरे रास्ते को बंद कर देता है और जैसे कोई भी अंदर ना आ पाए। लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए दीवार के एकदम सीधे जाके घुस जाता है। लिन फेंग एक बड़ी सी दीवार से मतलब एकदम टक्कर लगाता है जोर से जिसकी वजह से वो लिन फेंग जो होता है उस दीवार के मतलब आर पार जाने लगता है, मतलब एक तरह से मतलब डिग करने लगता है बड़ी तेजी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए। मतलब हमारा जो एक्चुअली लिन फेंग होता है वो यहाँ पे ये करता है कि अपनी पूरी तरफ अपने चारों तरफ एक तरह से अपनी पावर से एक शील्ड बना लेता है और बड़ी तेजी के साथ दीवार के अंदर टक्कर लगाता है और दीवार को मतलब डिग करना चालू कर देता है, खोदना चालू कर देता है। वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, मतलब खोद नहीं रहा होता, मतलब बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जिससे वो जो मतलब जो वो केव होती है वॉल होती है जो दीवार होती है उसके अंदर भी मतलब होल होने लगता है। लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि मतलब जो दीवार होती है उसको तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, पर लिन फेंग भी सोच रहा होता है इस दीवार को मैं तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ तो रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरी माउंटेन है जिस मतलब रॉक से बनी हुई है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इतनी ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा पावरफुल है कि जिसकी वजह से मैं ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा। मेरे को तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है आगे और मतलब खोदने में, फिर भी मेरे को यहाँ से कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ पावरफुल चीज जो कि मेरे को फील हो रही है। इन पे वहाँ पे खोदते खोदते बाहर आता है एक जगह पे जहाँ पूरी जगह खुली हुई होती है। कहता है फाइनली बाहर आ गया और फिर वो कहता है ये तो किसी चीज की स्मेल है। इन पे वहाँ पे और भी एनर्जी फील होती है और वो कहता है ये स्मेल और पावर ये जो ऑरा है ये तो बहुत ज्यादा ईविल है। इन पे बस यही कह रहा होता है कि ये जगह पूरी तरह से ईविल ऑरा से भरी हुई है और वो सामने की तरफ देखता है यहाँ पे एक कंकाल होता है उसके पास जो होता है वो रेड कलर की सॉर्ड होती है। लिन फेंग कहता है ये तो रेड टाइप की एक सॉर्ड है जो कि बिल्कुल लाल कलर से बनी हुई है। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। सो हे गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्प्रेड के एपिसोड नंबर 376 में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 1 घंटे वीडियो डालूंगा बट नहीं डाल पाया क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट जैसे कि आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया कि मेरा स्टोरेज नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ 2 वीडियो थी 10-10 मिनट की और उसमें ही मेरा फ़ोन उसको संभाल नहीं पाया और पूरा स्टोरेज ही गिर गया। हाँ, खुशखबरी ये है कि 1 जुलाई से मैं अपनी 1 घंटे की वीडियो डालना चालू करूँगा, तो 1 जुलाई तक वेट कर लो यार, कर सकते हो आप सब लोग। हाँ तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारा लिन फेंग अजीब सी जगह पे आता है और इस जगह को ट्रांसलेशन में तो जियान मैंशन एक कह रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे इसको जियान मैंशन ही कहूँगा। तो लिन फेंग जियान मैंशन में आता है, एक अजीब सी जगह पे आता है। यहाँ पे लिन फेंग को बहुत ज्यादा ईवल ऑरा या ईवल पावर से रिलीज होती हुई दिखाई देती है, उसे लगता है यहाँ पे कुछ ईवल टाइप का कुछ है। तो सामने चलते हुए जाते हैं तो सामने की तरफ से कंकाल दिखता है। कंकाल के अंदर एक स्वॉर्ड होती है जो कि धसी हुई होती है, वो जो स्वॉर्ड रहती है वो लाल कलर की रहती है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और चलते हुए इसके बहुत ज्यादा करीब जाने लगता है और कह रहा होता है कि ये स्वॉर्ड, ये लाल स्वॉर्ड, ये मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तभी मैं इसके पास आया हूँ। लिन फेंग हमने सोच रहा होता है स्वॉर्ड के पास जाते हुए कि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा अजीब है, ये स्वॉर्ड किसी को भी बड़ी झटकने से मतलब पलक झपकने स्पीड के साथ मार सकती है, जैसे एक टाइप का मैजिक वेपन भी है और ये बहुत ज्यादा अजीब तरीके से लोगों को मार भी सकती है, इसका कुछ अलग ही तरीका है। तो देख के लगता है जैसे ये स्वॉर्ड एक हाई लेवल का मैजिक वेपन है, पता नहीं क्यों बट ये स्वॉर्ड मेरे साथ रेजोनेट कर रही है और मेरे को यहाँ पे इधर उधर खींच लाई है। मैं यहाँ पे इसके पास आया हूँ, लगता है जैसे मैं स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और ये स्वॉर्ड बहुत
ज़्यादा मैजिकल और बहुत ज़्यादा पुराना है और एशियंट है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये पूरा स्नो लॉस्ट सिटी ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है, एक बहुत ज़्यादा एशियंट और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। ऊपर से पूरी जगह बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है, जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वेपन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। भला कौन जानता होगा कि ये जो माउंटेन है पता नहीं कितने टाइम से है और पता नहीं कितने सालों से है। दिखने में तो ये नॉर्मल रूइन की तरह है, बट ऐसा है नहीं, यहाँ पे बहुत सी आपको चीज़ें मिल सकती है। मैं बस उस स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा होता है जो उस कंकाल के अंदर धसी हुई होती है और उससे बहुत ज़्यादा और पावर निकल रही होती है और बहुत ज़्यादा ईविल टाइप का और भी निकल रहा होता है। लिन मन में सोच रहा होता है कि ये जो स्वॉर्ड है उस कंकाल के हाथ में है और कंकाल का जो हाथ है वो स्वॉर्ड के ऊपर है और स्वॉर्ड उसके दिल में धसी हुई है, जिसकी वजह से कंकाल या जो भी इंसान जिसका ये कंकाल है वो चाहता था कि वो अपने आप को एकदम जल्दी से फिनिश करना चाहता था, इसलिए अपने इस स्वॉर्ड को पकड़ते उसने डायरेक्ट अपने दिल में धसा दिया जिससे वो डायरेक्ट मर जाए। सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि जो भी ये बंदा था ये सुसाइड करना चाहता था। इनफैक्ट उनमें सोच रहा होता है ये बंदा पता नहीं पिछले पास्ट लाइफ में पता नहीं क्या रहा होगा, मतलब पास्ट में क्या रहा होगा और कितनी ज्यादा इसकी पावर होगी, बट इतना तो पक्का है कि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है और मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सारी इविल स्वॉर्ड है जो कि मेरे अंदर मेरी बॉडी के अंदर है, तो बहुत ज्यादा इविल है और ऊपर से ये भी एक इविल स्वॉर्ड है जिसकी तरफ पता नहीं कैसे खींचा चला गया। लिन कह रहा होता है कि वैसे उसको लगता नहीं है कि शायद ये उसका यूज कर पाए, यानी इस ब्लड स्वॉर्ड का यूज कर पाए। जो हमारा लिन होता है वो कहता है मेरे को पक्का तो नहीं पता कि मैं इसका यूज कर पाऊंगा कि नहीं, पर फिर भी मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। लिन अपने हाथ को बढ़ाते हैं और कहता है मेरे को जस्ट अपने इसको पूरी तरह से डिक्लेयर करना होगा, बताना होगा कि लाइक मैं इसका ओनर हूँ करके। लिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जैसे उसको ऐसे टच करता है स्वॉर्ड को। लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो देखता है जब वो उसके मतलब स्वॉर्ड पे टच करता है तो वहाँ से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और ऊपर से फायर भी निकलती है, पर लिन हमारा उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फिर दिखाते हैं लिन को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता और लिन अपना नॉर्मली खड़ा हुआ होता है और स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। लिन कहता है ये ब्लड स्वॉर्ड ने यहाँ पे अपने ओनर को डिसाइड कर लिया है, पता कर लिया है कि मैं इसका ओनर हूँ, मुझे अपना ओनर मान लिया है। लिन अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपनी आंखों को खोलता है तो एक अलग ही जगह पे होता है उस ब्लड स्वॉर्ड के साथ और कहता है कि ये एक अलग ही जगह है, पता नहीं है कैसी जगह है, बट जो भी है ये ब्लड स्वॉर्ड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है देखने से ही। तो लिन हमने सोच रहा होता है और कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है, ये जो ब्लड स्वॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी जो पावर है वो है ब्लड को खाने की, मतलब ब्लड को पीने की। ये स्वॉर्ड दूसरे कल्टिवेटर्स के ब्लड को पी के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक तरह से ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पे दूसरे लोगों का ब्लड पीती है। इसकी क्रिएशन और इसका क्रिएट करना ही सिर्फ इसका मतलब खून पीने के लिए हुआ था। ये स्वॉर्ड बस खून पीती है और लोगों को मारती है। इस दुनिया में आई इसीलिए, मतलब इस पूरी स्वॉर्ड इस दुनिया में सिर्फ ब्लड पीने के लिए और लोगों को मारने के लिए आई है। और थोड़ी देर पहले मैं जब इसको अपना मास्टर की तरह मान रहा था, मतलब इसको मतलब कहा था कि मैं इसका लाइक मास्टर हूँ करके, तो इस स्वॉर्ड ने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मना किया करके। मतलब होता है कि जब आप अपनी जो स्वॉर्ड है उसमें पावर को इंसर्ट करते हो तो वो जो स्वॉर्ड सामने वाली स्वॉर्ड होती है वो आपको अपना मास्टर मान लेती है और ओनर मान लेती है। और ये जो ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड है ये बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है और लिन फेंग को इसने डायरेक्ट अपना ओनर मारने से मना किया, पर लिन फेंग के अंदर इतनी ज्यादा पावर है और कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड को भी यहाँ पे लिन फेंग को अपना ओनर मतलब मास्टर मानना पड़ा। लिन फेंग यहाँ पे इस स्वॉर्ड का यूज कर सकता है। तो लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है मुझे मतलब नहीं कि इसने मेरे को अपना मास्टर मानने में कितना ज्यादा टाइम लगा दिया, बट फिर भी चलो छोड़ो इस बात को, अब इसने फाइनली मेरे को अपना मास्टर मान लिया, ओनर मान लिया है, तो इस स्वॉर्ड का ओनर मैं हूँ और मैं इसका पूरी तरह से यूज कर सकता हूँ। और लिन फेंग फिर अपने पास मतलब अपने उसके मतलब वहीं पे होता है एक चीज होती है जिसमें वो तलवार को रखा हुआ जाता है, मतलब रखा जाता है तलवार को छुपाया जाता है करके, तो वो चीज का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर लिन फेंग उस चीज को उठाता है और कहता है ये रही वो चीज जिसमें तलवार को रखा जाता है। पता नहीं ये भी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बनाई गई है और ये ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड का जितना भी हो रहा है उसको थोड़ा कम कर देती है जिससे लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड है। और इस ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड की जितनी भी टेरिफाइंग ब्रेथ है, ब्रेथ कह रहा है वो तो वो ट्रांसलेशन में तो ब्रेथ ही कह देता हूँ, तो वो जो टेरिफाइंग ब्रेथ है उसको भी यहाँ पे सप्रेस कर सकता है, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है। फिर दिखाते हैं लिन फेंग को जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और उसके पास अब उसकी एक नई तलवार आ चुकी है, ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड। लिन फेंग वहीं उसी जगह पे खड़ा हुआ होता है नॉर्मली और जितना भी और होता है वो सप्रेस हो गया होता है क्योंकि लिन फेंग ने उस तलवार को उसके अंदर रख लिया होता है, एक चीज होती पता नहीं बट मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके अंदर रख लिया होता है जिससे उसका सारा एनर्जी रिलीज हो रहा था वो सप्रेस हो जाता है। लिन फेंग कहता है देख के लगता है जैसे यहाँ पे और कोई आइटम तो है नहीं और यहाँ पे सिर्फ यही स्वॉर्ड थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो कि मेरे को अपना ओनर मान लिया है जिसने, यहाँ पे और भी कुछ बचा नहीं, तो मेरे को शायद से बाहर जाना चाहिए। किसको पता था कि मेरे को यहाँ पे आके इतना ज्यादा पावरफुल वेपन मिल जाएगा, वो भी एक ब्लड स्वॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हमारा लिन फेंग होता है उसको दिखाते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ दीवार से टकराता तो नहीं है, वो वहां से मतलब बाहर निकलता है और वो जो होता है दीवार से टकराती है दीवार के आर पार मतलब ऐसे करके एक तरह का होल बना देता है। होल बनाते हुए वो बड़ी तेजी के साथ उस जियान मेंशन से या जियान जो भी माउंटेन है उससे बाहर निकलता है। तो दिखाते हैं एक बंदा जो कि लिन फेंग के ऊपर हमला करता है और मैंने पहले बताया था पिछले एपिसोड में कि ये मतलब जो
जो टाइशो सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं लिन फेंग उनके ऊपर पत्थर गिरा के उनको मार देता है, मतलब मार देता है। और पर वो बंदे जो होते हैं मतलब टाइशो सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वो बच जाते हैं, वो मरे नहीं हुए होते हैं। लिन फेंग जोर से चिल्लाता है और कहता है फायर फायर कहता है, पता नहीं क्या कहता है। फिर वो फायर कहता है तो साथ ही दिखाते उसकी फायर रिलीज होती है जिसने लिन फेंग के ऊपर हमला किया होता है। लिन फेंग रोकने की कोशिश की होती है, लिन फेंग ने उसको फायर रिलीज करके मार दिया होता है। लिन फेंग हंसते हुए कहता है मेरे को नहीं लगा था कि टाइशो सेक्ट के लोग ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे किसी को मारने के लिए उसका इंतजार भी कर सकते हैं कुछ टाइम तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो तुम लोगों ने मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किया और मेरे को मारने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक थे कि इतना ज़्यादा वेट कर लिया। जबकि सामने वाला टाइशो सेक्ट का एक बंदा कहता है कि हाँ बच्चे, तेरे जितना भी फ्लैश और ब्लड का जो एसेंस है उससे हमें खेलना है और तेरे को तो यहाँ पे मार के रहेंगे। तूने यहाँ पे हमारे बहुत से लोगों को मार दिया, अभी इस बंदे को ही मार दिया, तो इसका तो बदला तुम्हें मतलब हमें तुमसे लेना ही होगा। नहीं पता कि तुम्हें उसके अंदर उस जगह के अंदर जाने के बाद मिला क्या है, बट हमें मतलब नहीं, तुम्हारे पास जो भी हो, बट हम तो आज तुम्हें मार के रहेंगे। हम बहुत सारे लोग हैं और तुम बस अकेला है। ब्लड ड्रिंकिंग शॉट को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे लिन फेंग के पीछे हिल रही होती है, मतलब एक तरह से कपकपाना तो बोल सकते हो, जैसे कपकपाता है ना लोग, हिलती है थोड़ी थोड़ी, वैसे ब्लड ड्रिंकिंग शॉट हिल रही होती है जैसे वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो एकदम ताज़ा खून पीने के लिए। लिन फेंग को उसने अपना ओनर मार लिया है तो वो लिन फेंग को यहाँ पे पता नहीं हिल रही होती है। और लिन फेंग यहाँ पे कहता है मन में कि मेरी ब्लड ड्रिंकिंग शॉट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे नया और ताज़ा खून पीने के लिए। जो हम सामने जो बंदे हैं उनका यहाँ पे खून पीने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि यहाँ पे हिलना भी चालू कर दिया है। जैसे कि इसने मेरे को अपना ओनर मार लिया है तो इसको खाना देना तो बनता ही है, और अब मैं इसको साथ लेके आया हूँ तो इसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। भाई साहब लिन फेंग की जो ब्लड ड्रिंकिंग शॉट है मुझे तो बहुत ज़्यादा मस्त लगी। वो अपने आप ही उस जगह से निकल जाती है, उस जो चीज़ होती है उससे निकल जाती है। और जो लिन फेंग की बात होती है, जैसे लिन फेंग सोच रहा होता है और अपने पास से जैसा बोल रहा होता है वो वैसे ही करती है, डायरेक्ट आके लिन फेंग के हाथ में आ जाती है। लिन फेंग अपनी ब्लड ड्रिंकिंग शॉट को पकड़ता है। तो जो टाइशो सेक्ट से बंदा होता है वो सोच रहा होता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के को ये शॉट भी उस ब्लड जियान मैंशन से मिली हो, और ये शॉट बहुत ज़्यादा दिखने में पावरफुल लग रही है, ये शॉट भी उसे शायद जियान मैंशन से मिली होगी। यहाँ पे वो कुछ टाइम पहले था और हमने उसके ऊपर हमला नहीं किया, और ये पक्का उसे जियान मैंशन से मिली होगी क्योंकि हम जब उससे आखिरी बार मिले थे तो हमने देखा था कि उसके बैग पे कोई भी शॉट वगैरह थी ही नहीं। अब जब वो यहाँ से बाहर निकला है तब हम देखते हैं कि उसके बैग पे एक शॉट लगी हुई है, इसका मतलब है कि उसे जियान मैंशन से मिली है। पर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि हमने देखा है कि उसको अभी अभी ये शॉट मिली है और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट हाँ, जो चीज़ ज़्यादा मतलब पावरफुल हो और बंदे को जब मतलब स्टार्टिंग मिली तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको समझ नहीं आती कि कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो इस बंदे को भी नहीं पता होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात होगी। ये शॉट इसको अभी अभी मिली है तो इसको ठीक से उसका यूज़ करना आता नहीं है, तो हम इसको मार सकते हैं इस लड़के को। जबकि लिन फेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है तो अच्छा तो मेरे को मारना है, चलो तुम मेरे को यहाँ पे मारना चाहते हो तो चलो ट्राई करो और मेरे को मार के दिखाओ। वे अपनी ब्लड ड्रिंकिंग शॉट को उनके सामने करते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ो और मेरे को जल्दी से मारो, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आगे बढ़ोगे। कि लिन फेंग फिर मन में सोच रहा होता है कि ये मैंने शॉट को अभी अभी बाहर निकाला है और इसने अभी अभी पूरी जो जगह है उसको देखा है और नया ब्लड और नई जगह और नए लोगों को देख के तो ये पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी है। ये शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये शॉट अभी चाहती है कि ये सभी लोगों को मार के उनका ब्लड पूरी तरह से पी ले, सक कर ले। और जैसे कि वो शॉट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है जो टाइशो सेक्ट से लोग होते हैं उनका खून पीने के लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है। शॉट उसका ऑरा बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है क्योंकि टाइशो सेक्ट से वो बंदा होता है मन में मतलब कह रहा होता है कि ये शॉट आखिर है क्या। लिन फेंग के पास जो शॉट है उसके अंदर से इतना ज़्यादा टेरिफाइंग डेवल मतलब डीमन ऑरा कैसे निकल रहा है, एक ईवल ऑरा निकल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा टेरिफाइंग भी। आखिर ये हो कैसे सकता है। इस बंदे की कल्टीवेशन सिर्फ यान इलेम के 5th लेवल पे है, जबकि इसके पास एक ऐसा वेपन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पता नहीं ये छोटा लड़का आखिर इतनी ज़्यादा पावरफुल शॉट को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। लिन फेंग को दिखाती है जो कि यहाँ पे उसके शॉट से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो कहता है कि जैसे कि देख के लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे को मारने के लिए आए हो और जो भी मेरे को मारने के लिए आता है वो जिंदा तो बचता नहीं है, तो ठीक है मैं ये काम को जल्दी खत्म कर देता हूँ। लिन फेंग आगे बढ़ता है और शॉट से हमला करने के लिए मतलब रेडी होता है एक तरह से, जबकि जो वो बंदा होता है बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि चलो सभी लोग आगे बढ़ो, हमको इस लड़के के ऊपर साथ मिलकर हमला करना होगा। लिन फेंग आगे बढ़ता है, अपनी शॉट को स्विंग करता है, शॉट को स्विंग करते हुए जितने भी सारे लोग होते हैं सामने उनको सभी को मार देता है। और एक्चुअली वहाँ मारता नहीं है, वो जितने भी लोग होते हैं सामने उनके मतलब बीच में से कपड़ों को फाड़ देता है। टाइशो सेक्ट से एक बंदा होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या हुआ, मेरे कपड़ों को क्या हुआ, ये यहाँ से फट क्यों गया। यहीं पे डार्क स्पिरिट एपिसोड 376 का एंड। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 377 में। अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लिन फेंग यहाँ पे एक स्लैश करता है, एक स्लैश के साथ ही वो जितने भी उसके सामने लोग रहते हैं उनके जितने भी कपड़े वगैरह रहते हैं उनको फाड़ देता है। जबकि एक बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है टाइशो सेक्ट से। यहाँ पे लिन फेंग ने जब शॉट स्विंग की थी तो उसके कपड़े फट जाते हैं और जब उसके कपड़े फट जाते हैं तो सभी का ब्लड रहता है वो लिन फेंग के शॉट के अंदर जाने लगता है, यानी उसकी जो शॉट रहती है वो सभी लोगों के ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। लिन फेंग देखता है टाइशो सेक्ट से जितने भी लोग हैं उन सभी का जो ब्लड है वो उसकी
स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और देख के भी लग रहा है जैसे उसकी स्वॉर्ड की पावर बढ़ रही है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो अच्छा ये दूसरे लोगों के जो ब्लड होता है उनको पीती है, ये स्वॉर्ड ऐसी है। तो दिखाते हैं हमारी लिन फेंग के स्वॉर्ड को, जो कि यहाँ पे सभी लोगों के जो खून रहता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, खून को पी रही होती है और यहाँ पे वो जो पावर रहती है बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। लगातार बार बार जो होती है सभी लोगों की जो ब्लड रहता है उसको खींच रही होती है, जबकि वो जो बंदा होता है टैची सेक्ट वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी जो ब्लड है वो इतना ज्यादा ब्लड को कैसे सोख पा रही है। पहले तो इसने हमारे बोन्स को काट दिया, उसके बाद ये लगातार हमारी जो ब्लड है उसको सोखती जा रही है और देख के लगता है जैसे हम यहाँ पे मरने वाले हैं। मरने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पे मरने का इंतजार ही कर सकते हैं। उसके बाद दिखाते हैं जो उसकी ब्लड की जो वो ब्लड स्वॉर्ड रहती है वो यहाँ पे लिन फेंग वो सभी लोगों के जो खून रहता है उसको पीने लगती है, क्योंकि सभी लोग जो होते हैं टैची सेक्ट से वो चिल्लाने लगते हैं, जबकि देखने वाले लोग कह रहे होते हैं आखिर इतनी जोर से चिल्ला कौन रहा है, जो कि टैची सेक्ट के बंदे वही चिल्ला रहे होते हैं। तो दिखाते हैं टैची सेक्ट से उसी बंदे का सीन जिसने टैची सेक्ट के सभी लोगों को भेजा हुआ था कि देखने के लिए कि माउंटेन में कौन है, और वो लोग देखते तो वो लिन फेंग होता है। तो मैंने इसका नाम मैं भूल चुका था तो अब मेरे को याद आ चुका है, इसका नाम जूशा होता है जो कि टैची सेक्ट से होता है। टैची सेक्ट के वो जो लोग होते हैं वो इतनी ज्यादा जोर से चला रहे होते हैं कि दूर बैठा जूशा जो होता है वो भी उनकी आवाज को सुन लेता है और कहता है ये क्या, ये लोग आखिर कौन चिल्ला रहे हैं। और इनकी आवाज सुन के लगता है जैसे ये लोग टैची सेक्ट से हैं, यानी कि मेरी बंदे हैं। आखिर ये लोग इतना भला ऐसे चिल्ला क्यों रहे इतना जोर से, चलो मैं देख के आता हूँ। वो यहाँ पे देखने के लिए निकल जाता है कि वो लोग इसके चिल्ला क्यों रहे हैं। तो लिन फेंग देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसने टैची सेक्ट के सभी बंदों के जो ब्लड है उसको पी लिया है और वो बहुत ज्यादा बेरहमी से उन सभी को मार दिया है। तो लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा अजीब और मैजिकल है, इसने तो सभी लोगों के ब्लड को यहाँ पे पी लिया। देख के भी ऐसा लगता है जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है और यहाँ पे ये इतनी ज्यादा जल्दी से पी लेगी मेरे को नहीं पता था, और इसके जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा अजीब है और साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है इसके इफेक्ट। लिन फेंग यहाँ पे नोटिस करता है और कहता है मन में कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं मेरे को पकड़ने के लिए। देख के ऐसा लगता है जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर को रिलीज किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया टैची सेक्ट के लोगों को। तो जैसे कि टैची सेक्ट लोगों को कुछ अपने लोगों की चलाने की आवाज आ गई, बाकी के लोग भी टैची सेक्ट की वजह से यहाँ से आ रहे हैं। लिन फेंग कहता है कि टैची सेक्ट के जितने बंदे वो यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। लिन फेंग यहाँ पे पीछे की तरफ मुड़ जाता है और दिखाते हैं जो टैची सेक्ट के बंदे होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ लिन फेंग पे हमला करने के लिए डायरेक्ट लिन फेंग के ऊपर हमला करते हैं। तो सभी अपने कॉफिन के अंदर होते हैं और कहते हैं कि तू कमीने कहाँ जा रहा है, तूने हमारे साथियों को मारा, अब तू कहाँ निकल दिया। वो लिन फेंग से काफी ज्यादा चिल्ला के बात करते हैं। लिन फेंग को आ जाती है गुस्सा, वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही स्वॉर्ड को भी यहाँ पे वो जो ब्लड स्वॉर्ड रहती है उसका भी इस्तेमाल करता है और साथ ही जो स्वॉर्ड का स्विंग करता है, स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं तो उनका जो कफन होता है बीच में से कट जाता है। यानी लिन फेंग की जो एक स्लैश रहती है उसकी वजह से वो जितने भी लोग जो कि लिन फेंग का पीछा कर रहे होते हैं और लिन फेंग से रोकने के लिए कहते हैं उन सभी को भी लिन फेंग यहाँ पे मार डालता है। यानी कि टैची सेक्ट से बंदे रहते हैं उन सभी को लिन फेंग मार डालता है जिन लोगों को जूशा ने भेजा होता है। कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जूशा भी वहाँ आता है और अपने लोगों की लाशों को देखते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पे उसके सभी लोगों को मार दिया है। जो जूशा होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये हुआ क्या, इतने सारे लोगों को आखिर मेरे सेक्टर के लोग इतनी बड़ी आसानी से कैसे मार दिया, आखिर वो बंदा कौन है। मेरे टैची सेक्ट के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे बट जरा देखो वो कैसे यहाँ पे जमीन पे पड़े हैं और उनकी लाशें बिछी पड़ी है, आखिर कौन था वो बंदा। चला तो यही कह रहा होता है कि आखिर किस कमीने ने किया ये सब, मेरे को बस उसका नाम बता दो। कमीने को तो मैं अपने हाथों से मारना चाहूंगा। जबकि एक बंदा दिखाता है जो कि यहाँ पे जूशा के पास आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि आखिर वो कमीना कौन था। जबकि जो जूशा होता है वो कहता है अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें वो पता है। वो बंदा जो होता है जूशा से कहता है और बताता है कि ये वही बंदा है असल में जिसके बारे में तुमने सुना होगा। स्नोई कंपटीशन के जब पहला राउंड खत्म हुआ था तो एक बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया था सीक्रेटली, बट उस बंदे की पावर ज्यादा होने की वजह से वो वहाँ पे बच गया था, उसने अपने सामने वाले दुश्मन को भी मार दिया था। तो असल में ये वही बंदा होता है और हमारा जो जूशा होता है वो समझ जाता है कि ये लिन फेंग की बात कर रहा है, क्योंकि स्नोई कंपटीशन के पहले राउंड जब खत्म हुआ था तब लिन फेंग वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा था और एक और बंदे ने डेलियन नहीं था जिसने यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला किया था, सीक्रेटली स्नीक अटैक किया था, पर लिन फेंग उसे सर्वाइव कर गया था। जूशा समझ जाता है कि ये लिन फेंग था। जूशा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है अच्छा तो ये वही कमीना है और ये बंदे ने शायद मेरे पहले भी काफी सारे टियांशा सेक्ट के लोगों को मारा है, इससे तो मेरे को अपना बदला लेना ही होगा। ये कमीना ये इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, तो इसको लाजमी मारना होगा, इसका तो मतलब मेरे को खेल खत्म करना होगा। तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है तू मरेगा मेरे हाथों से। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं सुबह का, जब वो नेक्स्ट डे का, और यहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे लोगों को। वहाँ पे सारे लोग चलते हुए जा रहे होते हैं अपने स्नोई कंपटीशन के सेकंड राउंड के लिए, जहाँ पे उनकी लोकेशन जिनको बताया गया होता है। ओल्ड मास्टर ने बताया था कि तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है कल सुबह होते ही। तो दिखाते हैं सभी लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि जो ओल्ड मास्टर थे उन्होंने तो यहाँ पे यही बताया था। ओल्ड मास्टर ने बताया था कि असल में यहीं पे एक केव होने वाली है, वहीं पे आके हमें रुकना है और वहीं पे हमें ओल्ड मास्टर बाकी जानकारी देंगे और बताएंगे कि स्नोई कंपटीशन की सेकंड राउंड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमें करना है। मुझे नहीं पता कि आगे लोगों को कैसे एलिमिनेट करना है स्नोई कंपटीशन के सेकंड राउंड में। जबकि एक और बंदा वहाँ पे बात कर रहा होता है और कहता है कि स्नोई कंपटीशन का सेकंड राउंड भी यहाँ पे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। फिर दिखाते हैं यू फैमिली के पैट्रियार्च को, जिनका तो अलग ही यहाँ पे ग्रज होता है और उन्हें बदला लेना होता है लिन फेंग से, और वो
कह रहे होते हैं मन में, कमीना लिनफेंग तू तो बस एक बार स्नोई कंपटीशन खत्म होने दे, फिर देख मेरे को तो तेरी जिंदगी चाहिए, लाइफ चाहिए, मैं तेरी लाइफ छीन लूंगा पूरी। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं फिर से हमारे लिनफेंग का होता है और जाओया और हानमैन का होता है। लिनफेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है हानमैन और जाओया दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को इन दोनों को आपस में मतलब बीच में नहीं आना चाहिए और मेरे को इनके ज़्यादा करीब नहीं रहना चाहिए, मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनके साथ रहता हूँ तो सभी लोग यहाँ पे समझ जाएंगे और मेरे लिए और भी ज़्यादा ट्रबल हो जाएगा, फिर से कोई ना कोई बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी अपने आप ही, ये लोग मेरे लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देंगे, तो मेरे को थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। जबकि हानमैन को दिखाते हैं जो कि कहता है कि जाओ या सिस्टर आपको भी हमारे साथ हमारे ज़ुयू किंगडम में आना चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर आप वहाँ पे आते तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जबकि जाओया कहती है कि हाँ अच्छी बात है, मैं भी ज़रूर आऊँगी, मैं भी तुम्हारे ज़ुयू किंगडम में एक दिन ज़रूर आऊँगी। दिखाते हैं हमारा जो वो रहता है यानी कि यू फैमिली का जो पेट्रियार्च होता है, ल्यूशा उसका नाम होता है, ल्यूशुई होता है करके कुछ ऐसे ही होता है नाम, तो वो भी हमारे लिनफेंग का पीछे करा रहता है और जाओया और हानमैन सभी का पीछा करा रहता है। लिनफेंग यहाँ पे नोटिस कर लेता है और कहता है मन में आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, जब से स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हुआ और जब से मैंने इसके बेटे को मारा ये पता नहीं मेरे पीछे पड़ गया है, तब से ये ल्यूशुई मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तब से मेरा पीछा कर रहा है। लिनफेंग कहता है मन में जब से स्नोई कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हुआ और स्नोई कंपटीशन की वजह से यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे रुका हुआ है, हमारे को अच्छे से पता है कि ये बंदा यहाँ पे इंतजार कर रहा है कब स्नोई कंपटीशन खत्म हुआ और ये यू चुआंग और यू किन का मेरे से बदला ले, क्योंकि मैंने इसके दोनों भाई दोनों मतलब बेटों को मार दिया, यू चुआंग और यू किन को, तो बस उसको एक अच्छे मौके की तलाश है। फिर यहाँ पे हमारे आते हैं यूई फैमिली के पेट्रियार्च पता नहीं कौन होता है, वो यहाँ पे आते हैं और कहते हैं हमारे जाओया से कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से हो, क्योंकि तुम यहाँ पे ज़ुयू किंगडम की बात कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि तुम यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से हो, क्या तुम वाकई में ज़ुयू किंगडम से हो, क्योंकि तुम यहाँ पे ज़ुयू किंगडम के बारे में बात कर रही थी। जाओया कहती है नहीं एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं ज़ुयू किंगडम से नहीं हूँ, मेरे जो तीनों भाई हैं वो यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से हैं, पर मैं नहीं हूँ। ये फैमिली के पेट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं तुमने कहा अभी यहाँ पे 3%, बट यहाँ पे तो तुम्हारे कोई 3 ब्रदर दिखते ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से हैं। तो ये फैमिली के पेट्रियार्च होते हैं और असल में वो हानमैन और पोजन की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वही दोनों मतलब ज़ुयू किंगडम से होते हैं। फिर यही फैमिली के पेट्रियार्च कहते हैं अच्छा तो ये यहाँ पे 3 लोगों की बात करिए, तो असल में ये तीसरे जो बंदे की बात करिए असल में ये वो हो सकता है। जो यही फैमिली पेट्रियार्च रहते हैं उनकी नजर जाती है हमारे लिनफेंग पे, क्योंकि लिनफेंग ज्यादातर जाओया के करीब ही था, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, मतलब करीब ही था। यही फैमिली के पेट्रियार्च ने जाओया और लिनफेंग को थोड़ा करीब भी देख लिया था, तो इस वजह से वो समझ जाते हैं कि असल में जो लिनफेंग है वो हो सकता है। जो यही फैमिली के पेट्रियार्च रहते हैं मन में सोच रहे होते हैं तो अच्छा ये वो बंदा है, ये तीसरा ब्रदर होगा शायद से इस लड़की का। तो मैंने कि इसको जैसे कि लास्ट उसमें देखा था तो कंपटीशन के आखिरी राउंड में जब यहाँ पे फर्स्ट राउंड खत्म हो गया था तब मैं इसे लास्ट टाइम मिला था, और अगर ये वाकई में ज़ुयू किंगडम से तो मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना, क्योंकि मेरे को ज्यादातर लोगों के बारे में पता है जो कि ज़ुयू किंगडम से है। यही फैमिली के जो पेट्रियार्च रहते हैं वो पूछते हैं कि हे बच्चे क्या तुम वाकई में ज़ुयू किंगडम से हो, जबकि लिनफेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है और एक लंबी सी सांस लेता है और मन में सोच रहा होता है ये लड़की जाओया ये तो मेरा पूरा पर्दाफाश ही कर देगी। यहाँ पे हमारा जो लिनफेंग होता है वो बोलता है हाँ असल में मैं ज़ुयू किंगडम से ही हूँ, क्योंकि फिर लिनफेंग ये बात कहने के बाद मन में सोच रहा होता है कि तुम यहाँ पूछ रहे हो कि मैं ज़ुयू किंगडम से हूँ या ना या फिर नहीं, पर आपको शायद नहीं पता कि मैं ज़ुयू किंगडम से ही हूँ और ऊपर से मैं आपके ब्लड रिलेटेड भी हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी आपका ग्रैंड सन ही तो हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा दूर था और बहुत ज़्यादा दूर मतलब पला बड़ा हूँ, और अगर मैं आपसे दूर नहीं होता तो शायद मैंने इतनी सारी चीज़ों को हासिल ना किया होता। तो साथ ही इस कंपटीशन और इस नई कंपटीशन के दौरान आज मैं दिखा दूंगा कि आपका बेहतर ग्रैंडसन कौन है। तो सॉरी मतलब लिनफेंग कहता है कि इस कंपटीशन के दौरान वो दिखा देगा कि असल में मतलब वो यहाँ पे यूई टियानमिंग को इस नई कंपटीशन में हरा देगा पूरी तरह से, और लिनफेंग दिखाएगा कि दोनों ग्रैंडसन में से कौन सा बेहतर ग्रैंडसन है। कि यूई फैमिली के पेट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फिर कहते हैं जलाते हुए मतलब काफी ज्यादा खुशी से कहते हैं कि बेटा मेरे को तो नहीं पता कि असल में तुम यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से हो, काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ शायद इस वजह से मेरे को पता नहीं था, बट हाँ तुम असल में शायद से ज़ुयू किंगडम से ही हो। पर इस बुढ़े की आदत इतनी ज्यादा कमजोर भी तो नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि जो टॉप की जीनियस थे वो भी यहाँ पे ज़ुयू किंगडम से थे, और तुम्हें बहुत ज्यादा पावर है, तुम पावरफुल हो, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे नहीं जानता। मेरे को सारे जितने भी लोग हैं जो कि ज़ुयू किंगडम से जितने भी सभी लोग पावरफुल हैं ज़ुयू किंगडम से उन सभी के बारे में पता है, अच्छे से पता है। तो बोला मेरे को तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता है, तो मेरे को थोड़ा अपने बारे में बताओ। लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुराते हुए यूई फैमिली के पेट्रियार्च से कहता है, यानी कि अपने ग्रैंडफादर ही होंगे, तो ये ग्रैंडफादर से ही कहता है लिनफेंग अपने, क्योंकि आप यूई फैमिली के पेट्रियार्च हो और लीडर हो, और साथ ही आप ज़ुयू किंगडम से बहुत टाइम पहले से हो, आप ज़ुयू किंगडम के अंदर बहुत टाइम पहले से हो, पर सभी लोगों के बारे में पता होना, वो भी खासकर ज़ुयू किंगडम के अंदर जितने भी लोग हैं नॉर्मल पीपल है उनके बारे में पता होना ये इम्पॉसिबल है। तो शायद आप मेरे को जानते हो बट शायद भूल गए होंगे। जबकि जो यूई फैमिली के पेट्रियार्च रहते हैं यानी लिनफेंग के यहाँ पे ग्रैंडफादर, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये बंदा और
पर्सन है कौन कि इसने कहा कि ये यूई किंगडम से है। फिर इसने मेरे बताया कि मेरे बारे बताया कि मैं यूई फैमिली का पैट्रियार्च जो लीडर हूँ। और फिलहाल के लिए यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था जहाँ पे हमारा लिन फेंग यूई फैमिली के हेड से बात कर रहा होता है और यूई फैमिली के हेड से कहता है हमारा लिन फेंग कि आप यूई फैमिली के हेड हो, वो भी ज़ुई किंगडम में। बट ये तो इम्पॉसिबल है कि आपको सबके बारे में पता हो, जो भी ज़ुई किंगडम में रहते हो उन सबके बारे में पता हो। मैं भी यहाँ पे ज़ुई किंगडम से होगा बट शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता कि यूई फैमिली के पैट्रियार्च मन ही मन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही मतलब जीनियस है, आखिर इसको कैसे पता चला मेरे बारे में और ये मेरे को यूई फैमिली का हेड बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये ज़ुई किंगडम से तो है, पर ये आज को यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? को मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है पर मेरे को इसके बारे में बिल्कुल ठीक से नहीं पता आखिर ये लड़का है कौन, क्या वाकई में ज़ुई किंगडम से? और वो पीछे मुड़ते हैं और अपने जो वो होते हैं ग्रैंडसन उससे कहते हैं कि चलो यूई टियानमिंग चलो आगे बढ़ो और इस लड़के से तुम भी बात करो, दोनों आपस में कल्टीवेशन से रिलेटेड बात करो और एक दूसरे को अच्छी मतलब एक्सपीरियंस दो कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है, बातें करो मतलब जो भी तुम्हारी फाइट वगैरह उसका जो भी एक्सपीरियंस वगैरह वो शेयर करो। और यहाँ पे यूई टियानमिंग को दिखाता है जो कि वहाँ पे आता है। यूई टियानमिंग यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर मैंने यहाँ पे मतलब ग्रैंडपा मैंने यहाँ पे देखा था ये जो है स्नोई कंपटीशन लोंगशा एम्पायर के लिए जितने बच्चों को चुना जा रहा था उस स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और अपने लोंगशा एम्पायर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कंपटीशन में ये लड़का भी आया था। मैंने इसको देखा था फाइट करते हुए। जब सभी से उनका नाम पूछा जा रहा था तो इस लड़के ने अपना नाम असल में ये बताया था। इस लड़के ने कहा था कि इसका नाम लिन फेंग है, जबकि उसके जो ग्रैंडपा होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या लिन फेंग, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि लिन फेंग यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो तुम जिसकी बात कर रहे हो एक और लड़की की, तो असल मेरा नाम भी उससे मिलता है। ये तो बहुत कोइंसिडेंस की बात, और मेरे को नहीं पता था कि आपके जो ग्रैंडसन है जिसका नाम लिन फेंग है उसकी तरह ही मेरा नाम भी है और वो भी मतलब मेरे जैसे ही है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंटल है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे मिला और आपके जो ग्रैंडसन है उसका नाम भी यहाँ पे लिन फेंग है और मेरा नाम भी लिन फेंग है। असल में मैं ज़ुई किंगडम से ही हूँ। ये तो और भी ज़्यादा कोइंसिडेंटल हो गया है कि यूई टियानमिंग भी पहले बहुत ज़्यादा हैरान होता है जब वो सुनता है कि लिन फेंग मतलब ये जो सामने उनके सामने खड़ा हुआ लिन फेंग कह रहा है कि वो ज़ुई किंगडम से है। फिर वो मन में सोचता है ये वाला कैसे हो सकता है, ये लड़का कह रहा है कि ये ज़ुई किंगडम से है। और अगर हम देखें पास्ट वाले उस जीनियस लिन फेंग के बारे में तो वो जो लिन फेंग है जो कि सडनली ज़ुई किंगडम में अपेयर हुआ तो उसने बताया कि वो कभी ज़ुई किंगडम से था ही नहीं, और ये बंदा बोल रहा है जैसे ये ज़ुई किंगडम से है। ये ज़ुई किंगडम के बारे में अच्छे से जानता है और साथ ही यूई फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है। और ये बंदा तो लिन फेंग को भी जानता है। ये तो और भी ज़्यादा कोइंसिडेंटल हो चुका है। ये हो क्या रहा है भाई, ये लिन फेंग को भी जानता है, ज़ुई किंगडम को भी जानता है, ऊपर से यूई फैमिली को भी जानता है। तो बहुत ज़्यादा ही कोइंसिडेंटल लग रहा है, पूरा सीन ही कोइंसिडेंटल, पूरे पता नहीं ये हो क्या रहा है। यूई फैमिली के हेड भी कहते हैं अरे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस की बात है कि तुम्हारा नाम भी लिन फेंग है और तुम भी लिन फेंग की तरह जीनियस हो और ऊपर से तुम लिन फेंग को भी जानते हो। लगता है जैसे कि ये फेट में लिखा हुआ था कि हम सभी यहाँ पे आके मिलने वाले हैं और मतलब इस पूरे कॉम्पिटिशन स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के दौरान मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो होते हैं वो अपने यूई टियानमिंग से कहते हैं, यानी यूई टियानमिंग के ग्रैंडपा कहते हैं कि यूई टियानमिंग बेटा तुम भी जाओ जाके लिन फेंग के साथ कुछ बातें वगैरह करो और उससे अपना जितना ही मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस है और जितना भी बातें वो करो बस उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे उसकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी और तुम्हारी भी हो जाएगी। लिन फेंग कहता है मास्टर यूजोंग मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पूरे यू फैमिली के हेड होने के नाते आपकी पावर बहुत ज़्यादा है। मास्टर यूजोंग लिन फेंग बोलता है मास्टर यूजोंग आपके बारे में और आपकी पावर के बारे में सारे लोग अच्छे से जानते हैं, ज़ुई किंगडम के लोग अच्छे से जानते हैं कि आपकी पावर कितनी ज़्यादा है। और बात करें आपके बेटे यूई टियानमिंग की तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है, उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। मतलब मेरे जैसे नॉर्मल कल्टिवेटर के साथ डिस्कस करके क्या हासिल कर लेगा, उसको मेरे से कोई भी चीज़ अचीवमेंट नहीं होने वाला है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और ना उसे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसको मत करो, मतलब डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि यूई फैमिली के जो पैट्रियार्च होते हैं वो मुझे थोड़े से गुस्से लग रहे होते हैं, वो मतलब ट्रांसलेशन में तो अलग ही दिखा रहे हैं बट मेरे वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि क्या तुम यहाँ पे साफ साफ इनकार कर रहे हो मतलब डिस्कस करने से और आपस में बात करने से। जबकि यूई टियानमिंग ने अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा कोई नहीं, वो लड़का ऐसे ही चाहता है तो फिर ठीक है, यहाँ पे हम कोई बात भी नहीं करते हैं, इससे मुझे इससे कोई डिस्कस करना नहीं है, मेरे को भी इससे कोई बात नहीं करनी। जबकि यूई टियानमिंग यूई फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं कि आखिर इस लिन फेंग नाम के इस लड़के में आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। फिर दिखाते हैं हमारे लिन फेंग को जो कि वहाँ से जाने लगता है, जबकि पीछे कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तुमने सुना है ना, ये लड़का वही लिन फेंग है जिसने अपने आप को पूरे उस कंपटीशन में शो किया जब लोंगशा एम्पायर में वो कंपटीशन हो रहा था जिसमें उन बच्चों और पावरफुल लोगों को
सिलेक्ट किया जाने वाला था जो कि स्नोई सिटी कंपटीशन में लोंगशा एम्पायर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें से ये लड़का भी था जिसने उस कंपटीशन में भाग लिया। ये बंदा उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी लग रहा था, लगा नहीं था जैसे ये स्नोई सिटी कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक भी है। पर ज़रा अब देखो इसका फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी और पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो चुका है। ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और बात करें इसकी कल्टीवेशन की तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, यानी धीरे धीरे करके उसकी कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। फिर यहाँ पे ये लोग पता नहीं ये क्यों कहते हैं कि लिन फेंग स्नोई सिटी कंपटीशन मतलब जो लोंगशा एम्पायर में जो कंपटीशन हुआ था उससे पहले वो अपनी यान लिन में एंटर नहीं किया था। ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ। तो जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं लिन फेंग को बताते हुए, लिन फेंग के बारे में बताते हुए, जब ये बंदे ने अपने आप को उस लोंगशा एम्पायर के कंपटीशन में शो किया था, ये जो लिन फेंग नाम का बंदा है ये अपने यानवो रिले में भी नहीं था। बट जब कंपटीशन के बाद और पूरे कंपटीशन खत्म होने के बाद जब हम देख रहे हैं तो ये यान रिले के 5th लेवल तक आ चुका है। और कुछ ही समय में यान रिले के 5th लेवल पे आ जाना वो भी बहुत ज़्यादा अजीब और पावरफुल बात है भाई। मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और जीनियस है जो ये अभी यान रिले के 5th लेवल तक आ चुका है। जो यही फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो सभी लोगों की बात सुन रहे रहते हैं, जो लिन फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं सभी लोगों की बात सुन के वो यहाँ पे मन में सोच रहे होते हैं ये लड़का पर्सन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जीनियस है, ऊपर से इसके पास कुछ ऐसे राज है जिनके बारे में ये बताना नहीं चाहता। कुछ तो ऐसा है जैसे ये छुपाए रखा है और ऊपर से इसकी आइज भी बहुत ज़्यादा अलग है। यूई फैमिली के पैट्रियार्च हमारे यूई टियानमिंग से कहते हैं, अपने ग्रैंडसन से कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ पे इस लड़के को देखना होगा और इस पर पूरी तरह से अटेंशन रखनी है, इसके मतलब एक तरह से इसके ऊपर वो नजर रखो। कुछ तो ऐसा है ये लड़का अपने यहाँ पे कल्टीवेशन को छुपा रहा है, कुछ तो है जिसको ये छुपा रहा है। तो तुम्हें इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है और उसके बारे में देखना है और बिल्कुल भी इससे नजर नहीं हटानी। ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि लोंगशा में वो स्नोई सिटी कंपटीशन का जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो ये लोग उसी लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे वो स्नोई सिटी कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ पे लिन फेंग अपने सामने दिखता है तो बहुत सारे शेर होते हैं। लिन फेंग तो यहाँ पे कह रहा है कि वो मॉस्किटो ड्रैगन जाइंट माउथ है, तो मैं भी यहाँ पे ये कह रहा हूँ मॉस्किटो ड्रैगन जाइंट माउथ करके। वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के होते हैं, वहाँ पे मतलब बनाए गए होते हैं। तो बहुत से मॉस्किटो ड्रैगन जाइंट माउथ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। जो भी यहाँ पे स्नोई सिटी कंपटीशन के पहले राउंड को पार कर लिया है वो यहाँ पे दूसरे राउंड में इसके अंदर से जाएगा, मतलब इन सभी जो माउथ है उनके अंदर से होते हुए जाएगा। लिन फेंग उन्हीं में से एक फेस की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि जो पहला राउंड था उसमें बहुत से टेम्पल थे जिनके अंदर हमें जाना था और स्टारलाइट के बदले बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी जिससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते थे। अब पता नहीं इस जगह के अंदर जाने से इस गुफा के अंदर जाने से पता नहीं हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। हो सकता है कि इस सेकंड राउंड में और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मतलब मिले स्ट्रांग होने के लिए। लिन फेंग बोलता है कि यहाँ पे टोटल इतने ज़्यादा बहुत सारे फेसेस हैं जिनके अंदर इतनी सारी केव्स हैं, इनके अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। ऊपर से ये जो राउंड होने वाला है सेकंड स्नोई कंपटीशन का राउंड होएगा ये और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें रैंकिंग डिसाइड करी जाएगी, वो भी एकदम बैटल के हिसाब से। जितना मतलब आपका बैटल होगा उतना ही ज़्यादा आपका रैंक देखा जाएगा, यानी एक तरह से रैंकिंग वाला बैटल है। और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी लोग और सभी कल्टीवेटर जीनियस कल्टीवेटर अपने ट्राई करेंगे एक अच्छी रैंक को हासिल करने के लिए और अपनी एक अच्छी रैंक पे आने के लिए, मतलब वो पूरी तरह से अपना बेस्ट देने वाले हैं करके बोलता है लिन फेंग हमारा। लिन फेंग बोलता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो टॉप के जीनियसेस हैं और नॉर्मल जो कल्टीवेटर है वो यहाँ पे देखेंगे कि उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन और कल्टीवेटर के सामने नहीं आना है वरना उनका खेल खत्म हो जाएगा। यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 379 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिन फेंग यहाँ पे खड़ा हुआ होता है जहाँ पे बहुत से मॉस्किटो ड्रैगन जाइंट फेसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लिन फेंग उन्हीं फेसेस के सामने खड़ा हुआ होता है। जितने वहाँ पे फेसेस होते हैं उनके अंदर एक केव होती है जिनके अंदर उनको जाना होता है जहाँ पे स्नोई सिटी कंपटीशन के सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। लिन फेंग कहता है पहले राउंड में तो हमें टेंपल मिलते हैं जिनके अंदर जाके हमें कल्टीवेशन मिलती है और अपॉर्चुनिटी मिलती है पावरफुल होने की। अब यहाँ पे इस सेकंड राउंड में पता नहीं क्या होगा, शायद इन फेसेस के अंदर जो केव है उसके अंदर जाके हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे हम पावरफुल हो जाएं। तो लिन फेंग उन्हें सोच रहा होता है कि ये जो राउंड होने वाला है ये होने वाला है रैंकिंग का, यानी कि आपकी रैंक यहाँ पे डिसाइड होगी, यानी कि आप कितनी रैंक पे आते हो इस कंपटीशन के सेकंड राउंड में पता चलने वाला है। और बहुत से लोग यहाँ पे अपना ट्राई देने वाले हैं, बेस्ट करने वाले हैं जिससे वो एक अच्छी रैंक को हासिल कर लें। तो स्नोई कंपटीशन के सेकंड राउंड के बैटल के दौरान वो सभी लोग देखेंगे कि वो किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने ना आ जाए, यानी कि किसी टैलेंटेड पर्सन और पावरफुल कल्टीवेटर के सामने ना आ जाए। अगर वो आ जाते हैं तो वो सेकंड राउंड में हार जाएंगे और मारे भी जा सकते हैं। लिन फेंग यहाँ पे अपनी बात ही सोच रहा होता है सेकंड राउंड से रिलेटेड कि तभी अचानक से बहुत ज्यादा ईवल और पावरफुल ऑरा उसे महसूस होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है क्या क्या हो गया रहा है, उसके पास इतना ज्यादा ईवल ऑरा कहाँ से आ रहा है। लिन फेंग पीछे देखता है और कहता है अच्छा मैं समझ गई ये तो उसी का है ईवल ऑरा। लिन फेंग कहता है ये तो ज़ुईशा का ईवल स्पिरिट मतलब
और है जो भी है। और यहाँ पे ज़ूशा लिनफेंग के सामने खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसको एक बंदे ने बताया था कि असल में लिनफेंग ये जिसने उसके सारे साथियों को मारा था। ज़ूशा लिनफेंग की तरफ बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली निगाहों से देखता है और कहता है तो अच्छा तू है वो कमीना जिसने मेरे साथियों को मारा था। ज़ूशा जो वहाँ पे होता है वो बहुत ज़्यादा पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और वो ठीक से लिनफेंग के ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि वो जानता होता है कि स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन के अंदर हम सिर्फ लोगों को मार सकते हैं ना कि कॉम्पिटिशन से बाहर। वो सिर्फ लिनफेंग बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है जबकि लिनफेंग मन में सोच रहा होता है शायद ज़ूशा को पता चल गया है कि एक दिन पहले शायद से मैंने इसके बंदे को मार दिया था, शायद वहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया होगा और ये यस्टरडे की सारी बात को जान चुका है कि पहले मतलब एक दिन पहले क्या हुआ था। लिनफेंग सोच रहा होता है ये जो ब्लड ईवल है ये मेरे को शायद से यहीं पे मारना चाहता है बट ये ठीक से कर नहीं पाएगा। कि देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा लिनफेंग की तरह ही है, ये जहाँ भी जाता है मुसीबत इसके पीछे आती है। और जरा देखो अभी इसने ज़ूशा से भी पंगे ले लिया और ज़ूशा भी इसके पीछे पड़ा हुआ है इसको मारने के पीछे। तो 250 सेकंड के लोग इसको मारने के पीछे, लिनफेंग कमीने को मारने के पीछे, ऊपर से बहुत से लोग हैं जो लिनफेंग को मारना चाहते हैं क्योंकि इसने 250 सेकंड के लोगों से पंगा लिया तो ये यहाँ पे मरने वाला है। मेरे को तो समझ नहीं आती जो लोग यहाँ पे यान के 5th लेवल पे होते हैं वाला वो इतना ज्यादा एरोगेंट और किसी को यहाँ पे डेयर कैसे कर सकते हैं किसी से पंगे लेने की जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि आप ज़ूशा को ले लो, ज़ूशा इतना ज्यादा पावरफुल है, भला कोई यान का 5th लेवल का बंदा ज़ूशा जैसे 250 सेकंड के पावरफुल बंदे को कैसे भला उससे पंगे ले सकता है और 250 सेकंड से पंगे ले सकता है। भाई यान का ये बंदा है जो कि यान के 5th लेवल ये तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। जबकि एक और बंदा कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि इस बंदे से असल में यूमो भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, यूमो भी यहाँ पे इस लड़के से बदला लेना चाहता है, इस लिनफेंग को मारना चाहता है। ज़ूशा भी इसको मारने के पीछे पड़ा था। अब देखो इस बंदे ने तो यहाँ पे मतलब यूमो भी इस बंदे के पीछे पड़ा था और देखो अब यहाँ पे ज़ूशा से भी इसने पंगे ले लिया, ज़ूशा भी इसको मारने के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि एक बंदे को दिखाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है। लिनफेंग को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब लिनफेंग तो यहाँ पे मरने वाला है। देख के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि लिनफेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से मरने वाला है। ये लिनफेंग अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है, यानी कि 5th लेवल पे होने के बाद भी ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है बट यहाँ पे मरने वाला है। जबकि लिनफेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है अच्छा तो ये लड़का ये वूफेंग है। जबकि वो बंदा जो होता है वूफेंग वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तू लिनफेंग तू यहाँ पे मरने वाला है। वैसे तो हमारा जो क्लैन था हमारा जो किंगडम था वो चाहता था यानी हमारे याओफेंग किंगडम चाहता था कि तू हमारे हाथों से मरे। चल कोई ना, अब तो जैसे कि यहाँ पे इस लड़के यानी ज़ूशा के हाथ से मरने वाला है तो अब इसमें बोला हम एक्शन लेके क्या करेंगे, तो मरने ही वाला है वैसे भी, अब तो हमें हाथ हिलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा तो काम ज़ूशा ही कर देगा तेरे को मार के। क्योंकि लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है अच्छा हाँ तू ना सही कहा, और स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के पहले राउंड में भी तो कुछ ऐसे ही चाहता था, तो चाहता था कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ बट जरा देख मैं अभी तेरे आंखों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। और बात करें तुम चारों की तो तुम चारों में से तुम बाकी के लोग तो मारे ही जा चुके हैं जो कि मेरे को मारने के लिए आए थे और मेरे को नहीं लगता तुम्हारी याओफेंग किंगडम से भी ज्यादातर लोग बचने वाले हैं। जब स्नोई कॉम्पिटिशन का 3rd राउंड चालू होगा तो मेरे को नहीं लगता तब तक कोई जिंदा भी होगा तुम्हारे याओफेंग किंगडम से। और लिनफेंग जो होता है उस बंदे की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है और बहुत ज्यादा उसकी बेइज्जती कर देता है जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है तू कमीन है, तू यहाँ पे जितनी बकवास करनी है ना कम कर ले। और जो बंदा होता है मन में सोच रहा होता है कि ये जो कमीना है स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के दौरान इसने बहुत से बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को भी मार दिया था। स्नोई कॉम्पिटिशन का 1st राउंड स्टार्ट होती है, बहुत से टॉप के जीनियसेस थे जो कि मर चुके थे। ये बंदा पता नहीं ऐसा क्यों कहता है कि ये टियानिया विन किंगडम से, पता नहीं अजीब सही मतलब बोल रहा है कि ये टियानिया विन किंगडम से, पता नहीं जो भी है ट्रांसलेशन में जो है मैं तो वही बता रहा हूँ। फिर वूफेंग कहता है कि असल में मैं जो 7th एंड वही था और टियानिया विन एंड मतलब विन किंगडम से मैं स्नोई कॉम्पिटिशन के पहले राउंड में बच गया जबकि बाकी के 4 लोग थे वो यहाँ पे मर चुके थे। और इसमें बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है, इसका तो पूरा नेचुरल है ये सब तो कि आखिर वहाँ पे वो सब चीजें किसने की मैं अच्छे से जानता हूँ। और वो लिनफेंग चिल्लाते हुए कहता है लिनफेंग अगर मैं मरूंगा तो तेरे को मार के मरूंगा, मैं तेरे को मार के रहूंगा। लिनफेंग यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तेरे को ट्राई करना है तो तू कर सकता है। जबकि देखने वाले लोग फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये लिनफेंग है कौन ये बंदा। जबकि दूसरा बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि ये बंदा और जीनियस भी है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, टैलेंटेड भी है और यहाँ पे इसके इतने ज्यादा एनिमीज है, इसके मतलब चारों तरफ एनिमीज ही एनिमीज है। ये बंदा जहाँ भी जाते हैं इसके एनिमीज बन ही जाते हैं। वैसे मेरे को लगता तो नहीं कि ये बंदा स्नोई कॉम्पिटिशन के 2nd राउंड में जिंदा ही बचेगा कि नहीं। अगर ये बंदा स्नोई कॉम्पिटिशन सिटी के 2nd राउंड में भी जिंदा बच जाता है तो ये एक मिरेकल ही होगा, ये चमत्कार ही होगा। भाई ये बंदा जिंदा कैसे करके, क्योंकि स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन में इसके जितने भी दुश्मन वगैरह वो भी यहाँ पे भाग लेंगे और इसको मारने का पूरा ट्राई करेंगे। मतलब भाग नहीं मतलब सारे लोग इसको स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के 2nd राउंड में मिल सकते हैं जो कि यहाँ पे लिनफेंग को ट्राई करने की मारने की। पता नहीं ये बंदा जिंदा ही बचेगा कि नहीं, ऐसे करके लोग सोच रहे होते हैं लिनफेंग के बारे में। जबकि एक और बंदा यहाँ पे लिनफेंग के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये लड़का अपने यान रेलम के 5th लेवल पे है और ये यहाँ तक स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के 2nd राउंड तक आराम से पहुंच चुका है। और ये बंदा यहाँ पे स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के 2nd राउंड
को भी पार कर लेता है तो ये जीनियस की लिस्ट में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉप का जीनियस माना जाएगा। सभी लोग इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बंदा यहाँ पे इतने सारे एनिमीज के साथ मतलब होके भी यहाँ पे स्नो सिटी कंपटीशन के सेकंड राउंड को भी पार कर लिया है। इसका मतलब है कि ये एक जीनियस ही हो सकता है। टैंग यूगी भी वहाँ पे आती है और कहती है कि लिन फेंग आज तो देख लिया कि तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज है, जबकि लिन फेंग टैंग यूगी की तरफ देखता है और कहता है बहुत टाइम हो गया तब से तुम्हें देखे हुए। लिन फेंग यहाँ पे पता नहीं ऐसा कहता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ तुमसे मिले हुए, जबकि ये लोग कल परसों ही मिले होते हैं। टैंग यूगी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है लिन फेंग आखिर तुम्हें हो क्या है, हम तो कल ही मिले थे, हमें मिले हुए सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हाँ बहुत मिले, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर बात क्या है लिन फेंग, जबकि लिन फेंग यहाँ पे थोड़ा सा हंसता है और कहता है लिन फेंग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे हेलो कहता तो ये बिल्कुल अजीब ही लगता, तो मैंने सोचा यही कह देता हूँ कि हम बहुत टाइम बाद मिले, चलो छोड़ो इस बातों को। लिन फेंग और टैंग यूगी आपस में वहाँ पे बात ही कर रहे होते कि तभी हमारा वहाँ पे जुनमोजी आता है और कहता है कि देख के लगता है जैसे तुम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हो और यहाँ पे स्नो कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो तुम लोगों को अपने आप को ठीक से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है गेम। जो हमारा जुनमोजी होता है वो लिन फेंग और टैंग यूगी से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे कोशिश करनी होगी और एक अच्छी रैंक को हासिल करना होगा, और जितना ज़्यादा इस राउंड के सही मतलब इस राउंड के जितनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग हो तुम हासिल करोगे, जो फाइनल बैटल होगा जो फाइनल बैटल की रैंकिंग होगी उसमें तुम्हें एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिलेगी। यानी कि अगर तुम इस सेकंड राउंड में अच्छी रैंक को हासिल करोगे तो नेक्स्ट राउंड में भी तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी रैंक हासिल होगी और तुम अच्छी रैंक को पा पाओगे। ये लिन फेंग यहाँ पे कहता है जुनमोजी से कि हाँ बिल्कुल मैं एक अच्छी रैंक को हासिल करने की पूरी ट्राई करूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे मैं एक अच्छी रैंक को हासिल करूं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हमारे लिन फेंग का दोस्त ही होता है। लिन फेंग से कहता है कि मेरे को माफ़ करना, मेरे को थोड़ी सी देर हो चुकी है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड को फिलहाल के लिए खत्म। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 380 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारे लिन फेंग को जो कि जुनमोजी से कह रहा होता है कि हाँ मैं पूरा बेस्ट करूंगा और अपना पूरा ट्राई करूंगा जिससे मैं एक अच्छी रैंक को हासिल कर पाऊँ तो कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड के दौरान। तभी वहाँ पे लिन फेंग का दोस्त फियांग आता है। फियांग वहाँ आता है और कहता है लिन फेंग से, फियांग वहाँ पे लिन फेंग से कहता है आके कि मेरे को माफ़ करना कि मेरे को थोड़ी सी देरी हो गई। वैसे ब्रदर फेंग तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, क्या हम टॉप 10 की रैंकिंग में आ पाएंगे हम दोनों। लिन फेंग कहता है वैसे मेरे को इस बारे में नहीं पता, पर तुम्हें क्या लगता है इस बारे में कि हम टॉप 10 की रैंकिंग में आ पाएंगे या नहीं। फियांग हैरान होता है। फिर लिन फेंग से कहता है देखा जाए फर्स्ट राउंड को तो फर्स्ट राउंड में मैं बहुत ज़्यादा लकी था जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर गया, और मैं इतने से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा अगर मैं थर्ड राउंड के आने से पहले सर्वाइव कर जाता हूँ, यानी कि सेकंड राउंड में वो जिंदा बच जाते हैं। तो लिन फेंग यहाँ पे युन फियांग से कहता है, लिन फेंग कहता है कि अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो शायद तुम कर सकते हो, क्या पता तुम थर्ड राउंड से पहले आसानी से मतलब इस सेकंड राउंड को ही पार कर सको। फिर सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं जरा देखो वो आ रहे हैं, जरा देखो वो आ रहे हैं, और ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे आ रहे होते हैं हमारे ज़ू वूचैंग, यानी कि वही ओल्ड मास्टर जो कि इस पूरी कंपटीशन को होस्ट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। जब वो वहाँ पे आते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं कि स्नो कंपटीशन का सेकंड राउंड बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला होता है, और वो कहते हैं स्नो कंपटीशन का सेकंड राउंड बहुत जल्दी स्टार्ट होगा क्योंकि ज़ू वूचैंग आ चुके हैं। ज़ू वूचैंग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि चलो जैसे कि देख के लगता है कि सारे लोग आ चुके हैं तो मैं तुम्हें रूल के बारे में समझा देता हूँ। ज़ू वूचैंग कहते हैं तो चलो मैं स्नो सिटी कंपटीशन के सेकंड राउंड के सारे रूल्स के बारे में तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, और ये स्नो कंपटीशन के सेकंड राउंड के जितने भी रूल होने वाले हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं। और स्नो सिटी कंपटीशन का सेकंड राउंड एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे रैंक को देखा जाएगा कि तुम्हें कौन सी रैंक मिलती है, और तुम्हें अच्छी रैंक मिलेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ज़ू वूचैंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जियानलोंग राइट केव के अंदर जाना होगा, और असल में ये जिस केव की बात कर रहे हैं, जिस जगह का नाम बोल रहे हैं वो असल में वही ड्रैगन मॉस्किटोज है। ये वही ड्रैगन मॉस्किटोज फेसेस हैं जो कि वहाँ उस दीवार के ऊपर बहुत सारे बने हुए हैं। ये उसी की बात करें और जियानलोंग राइट केव उसी को कहा जा रहा है तो मैं भी वही कहूँगा। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि जियानलोंग राइट केव जो है तुम्हें उनके अंदर जाना है। उनके अंदर एक ऐसी केव है जिनके अंदर जाकर तुम्हें एक ऐसे जेड मिलेंगे जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा, और वही नंबर तुम्हारी रैंकिंग का बताएंगे। यानी जो जियानलोंग राइट केव के अंदर जाके जो तुम्हें जेड पे नंबर मिलेंगे वही तुम्हारी रैंकिंग को दर्शाएंगे, जिनसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी रैंक हासिल हुई है। कोशिश करना है कि तुम्हें यहाँ पे टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाओ, तुम अच्छा अपना बेस्ट देना और अच्छा प्रदर्शन करना है इस राउंड के दौरान, सेकंड राउंड के दौरान। चलो मैं तुम्हें एक और बार ठीक से बता देता हूँ, इस बात को अपने कान खोल के सुन लो और याद रखना है तुम्हें ध्यान से इस बात को कि मैं तुम्हें यहाँ पे कहूँगा कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कॉम्पिटिशन को फिनिश करना है और अपना पूरा जल्दी से जल्दी लगा देना है, क्योंकि अगर तुम्हें देरी होती है और तुम्हें एक अच्छा रैंक नहीं हासिल होता तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और अगर बाकी के लोगों के पास टॉप 10 रैंकिंग के मतलब जेड आ चुके हैं या फिर वो टॉप 10 की रैंकिंग में आ चुके हैं, जो लोग टॉप 10 की रैंकिंग में होंगे तो वो लोग अपने लिए उन अपोनेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अपोनेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, वो जिनसे चाहे वो उनसे फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग टॉप
10 की रैंकिंग में आ जाओ। और बाकी के वो लोग जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं है, वो लोग अपने लिए उन ओपोनेंट्स को डिसाइड नहीं कर सकते, यानी वो लोग अपने लिए चुन नहीं सकते। मतलब टॉप 10 के रैंकिंग वाले लोगों से वो फाइट नहीं कर सकते जो लोग टॉप 10 की रैंकिंग के नीचे हैं। जबकि एक बंदा वू चैंग से कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो स्ट्रांग लोग हैं वो अपने लिए कुछ ऐसे कमज़ोर लोगों को चुनेंगे जो कि उनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर उनको हरा के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और टॉप 10 की रैंकिंग अगर उनको हासिल होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे तो कमज़ोरों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। फिर तो जो कमज़ोर रहेंगे, मतलब जो स्ट्रांग लोग होंगे जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में होंगे, वो यहाँ पे कमज़ोरों को अपना अपोनेंट बना के उनको मार देंगे। क्योंकि इसके साथ वाला बंदा एक और कहता है कि हाँ, अगर ऐसे चलता रहा तो जो स्ट्रांग लोग होंगे जो कि इस टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाएंगे, तो फिर वो लोग अपने लिए कमज़ोर अपोनेंट को चुनेंगे और ऐसे करके वो अपने लिए चुन के जो कमज़ोर लोग होंगे उनको ख़त्म कर देंगे। स्ट्रांग लोग जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में आएंगे अपने लिए मतलब कमज़ोर अपोनेंट को चुन के उनको मार देंगे। और वो हो सकता है कि श्योरली इस कंपटीशन के फाइनल राउंड में भी वो एक अच्छी रैंक को हासिल कर लें। लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये ऐसे फेयर रूल्स मेरे को अच्छे लगे, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिनफेंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ पे टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बात साबित होगी। तो जो अदर लोग होंगे जो कि यहाँ पे मेरे को नहीं चुन पाएंगे, अगर जो लोग टॉप 10 की रैंकिंग में होंगे तो बाकी के लोग अपने लिए वो टॉप 10 की रैंकिंग के लोगों को नहीं चुन पाएंगे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो लोग मेरे को मारना चाहते हैं फिर वो मेरे को नहीं चुन पाएंगे और एज अपोनेंट के तौर पे। और साथ ही मैं यहाँ पे टॉप 10 की रैंकिंग में भी आ जाऊँगा, ऊपर से फाइनल बैटल में शायद मैं इजीली जा सकता हूँ और मेरे लिए कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जबकि हमारे जो जू वूचैंग होते हैं वो यहाँ पे चलाते हुए सबसे कहते हैं, तो जैसे कि सभी लोग जो कि स्नोई कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड के लिए रेडी बैठे हैं और स्नोई कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर दो क्योंकि स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो बस तुम्हें करना ये है कि जितने भी वो ड्रैगन मॉस्किटो यानी कि जो जियानलोंग राइट केव है उसमें से अपने लिए एक केव को चुन लो जिसके अंदर तुम्हें एंटर होना है और दूसरी साइड तुम्हें बाहर निकलना है। जब तुम लोग जियानलोंग राइट केव के अंदर चले जाओ तो कोशिश करना जितना जल्दी हो सके दूसरी साइड जियानलोंग राइट केव के दूसरी साइड तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना है, एग्जिट को ढूंढना है। मतलब तुम्हें जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी तुम कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम दूसरी साइड जियानलोंग राइट केव की दूसरी साइड जा सकते हो, उतना जल्दी कोशिश करना। जब तुम जियानलोंग के फाइनल शोडाउन है, मतलब दूसरी साइड जियानलोंग राइट केव की दूसरी साइड फाइनल शोडाउन तुम्हारा इंतजार कर रहा है जहाँ पे फाइनल बैटल होगी इस पूरे स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन की। फिर वो कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पे इजाजत देता हूँ, चलो जल्दी आगे बढ़ो और जितना भी जियानलोंग राइट केव है उनके अंदर अपने लिए एक केव ढूंढो जिसके अंदर तुम्हें जाना है और आग लगा दो और जितना जल्दी हो सके दूसरी तरफ जियानलोंग राइट केव की दूसरी तरफ बाहर निकलना और साथ ही तुम लोग अच्छा प्रदर्शन करना और एक अच्छी रैंक को हासिल करना। वैसे ही आग लगाने वाला मेरा शब्द था। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे सभी लोग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं जियानलोंग राइट केव के अंदर अपने लिए एक एक करके वो केव को डिसाइड करने लगता है कि कौन सी केव के अंदर जाने वाला है इंसान। फिर देखने वाले दर्शक बात कर रहे होते हैं ये जो जियानलोंग राइट केव है इनके अंदर सभी लोग जा चुके हैं, अब बस इंतजार है कौन सा टॉप टैलेंटेड लड़का होगा जो कि जियानलोंग राइट केव के अंदर जाते ही साथ ब्रेक थ्रू करेगा और नेक्स्ट दूसरी तरफ जियानलोंग राइट केव के दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। इस चीज का इंतजार है। फिर लिनफेंग का सीन दिखाते हैं जो कि जियानलोंग राइट केव के एक केव के सामने खड़ा हुआ होता है जिसके सामने केव होती है। लिनफेंग कह रहा होता है कि ये वो केव है, स्टार्ट होगा। लिनफेंग कहता है ये वो केव है जहाँ से स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। स्टार्ट नहीं मतलब स्टार्ट हो चुका है। अब सभी लोग अपने अपने जियानलोंग राइट केव के अंदर जा चुके हैं और वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं जिससे वो केव के दूसरी साइड बाहर निकल पाए। अगर ये एक तरह की रेस है जिसमें तुम्हें जियानलोंग राइट केव की दूसरी साइड बाहर निकलना है तो ये बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है, तो मेरे को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी करनी होगी। और यहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग हैं जैसे जुनमोज मतलब यूमो और साथ ही वो जूशा और जूशा भी यहाँ पे अंदर जा चुके, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे इस नई सिटी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड में और जितना जल्दी हो सके वो इस जियानलोंग राइट केव के दूसरी साइड बाहर निकलेंगे। मेरे को भी जल्दी करनी होगी और जल्दी स्नोई कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड के मतलब इस पूरे सेकंड राउंड के दूसरी तरफ बाहर निकलना होगा। लिनफेंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके सामने जो वो रोशनी होती है एक तरह का पोर्टल होता है। लिनफेंग उसके अंदर चले जाता है और फिर दूसरी साइड से बाहर निकलता है। लिनफेंग जब दूसरी साइड से बाहर निकलता है उसके सामने एक बड़ा सा उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है। उसको तो मेरे को देख के पता मन कर रहा है कि मैं इसका नाम ना रॉक गोलम रख दूं, पता नहीं क्यों बस इसको रॉक गोलम बोलने का मन कर रहा है। यार जो वो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो दिखाते हैं अपने पंच को ऊपर करता है और वो लिनफेंग पे हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, जैसे वो लिनफेंग से फाइट करने के लिए वहीं पे खड़ा हुआ हो। वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो लिनफेंग के ऊपर अपने पंच से हमला करने वाला होता है, जबकि लिनफेंग के मन में सोच रहा होता है ये बड़ा सा मॉन्स्टर जैसे यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा होगा कब मैं यहाँ पे आऊँ और मेरे पे हमला करे। लिनफेंग कहता है जैसे लगता है कि इसको ह्यूमन ने बनाया हुआ है और देख के लगता है जैसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, मतलब नहीं है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और भला इसको ह्यूमन बीइंग के साथ भी कैसे कंपेयर किया जा सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान रखनी होगी।
तो वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर है उसने तो चला दिया हमारे लिनफेंग के ऊपर पंच और हो चुका है स्नोई कंपटीशन का सेकंड राउंड चालू। तो जो आपका मतलब पूरी तरह से आप लोग एक्साइटेड हो गए देखने के लिए कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या, क्योंकि यहीं पे इस एपिसोड को खत्म करते हैं।